हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू विधि जुडिशियल एकेडमी। आज थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को शायद। क्लास वैसे जीएस की थी बट आपको मैसेज शायद इंग्लिश का चला गया। नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो हम लोग लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक के बाद उनका बेटा आराम शाह, ये दोनों कवर कर लिए थे। आज आप मेरे साथ कवर करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं इल्तुतमिश के बारे में बताऊं, in 1210 he became the sultan and he remained sultan till 1236। इल्तुतमिश बहुत ही दूर की सोचने वाला इंसान है और ये कहा जा सकता है कि अगर इल्तुतमिश फार साइटेड नहीं होते तो हो सकता था बहुत सी प्रॉब्लम दिल्ली सल्तनत को फेस करनी पड़ती, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मंगोल इन्वेजन बहुत सारे होते थे। और ये वो टाइम पीरियड है 1210-1236 जब चंगेज खान मंगोल का लीडर बन चुका है या मंगोलिया का लीडर बन चुका है। और चंगेज खान की वजह से ही कहा जाता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती है। जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि चंगेज खान का एक एनिमी भागकर इंडिया आया था और नाम था इसका जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी वॉज सीकिंग असाइलम। ही वॉज सीकिंग असाइलम इन इंडिया। बट कहा यह जाता है कि इल्तुतमिश अगर फार साइटेड नहीं होते तो हो सकता था कि वो जलालुद्दीन मंगबरनी को असाइलम दे देते। और अगर ये असाइलम दे देते तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फिर लगती है वो ये कि आप चंगेज खान के डायरेक्टली एनिमी बन जाते। और अगर चंगेज खान के एनिमी आप बन जाते हैं तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से सफर कीजिएगा, क्योंकि मंगोल के साथ पहली बात तो लड़ने की अभी फिलहाल हम लोगों के पास में इतनी स्ट्रेंथ है नहीं। तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश की फार साइटेडनेस की वजह से इंडिया वॉज सेव फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। तो इन्होंने क्या क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही वॉज वेरी फार साइटेड। और वो पता लगता है जब इन्होंने असाइलम के लिए रिजेक्ट कर दिया जलालुद्दीन मंगबरनी को। जलालुद्दीन मंगबरनी। एंड हु वाज दिस जलालुद्दीन मंगबरनी? तो कहा जाता है ही वाज द एनिमी ऑफ चंगेज खान। ही वाज द एनिमी ऑफ चंगेज खान। और अगर आप जलालुद्दीन मंगबरनी को असाइलम के लिए रिजेक्ट नहीं करते तो हो सकता था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। ये लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? सर स्क्रीन पूरी नहीं आएगी क्या? ये बार जरा देखना, स्क्रीन कट रही है साइड से। लाइक कैमरे में तो ठीक आ रही है, वो मॉनिटर में स्क्रीन कट रही है। अच्छा वो पूरी आई है, ठीक है फिर। अच्छा मैं समझ गया। थैंक यू थैंक यू। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगर हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो देखिए, अब अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं तो मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम केवल हिंदूज में ही देखा जाता है, आप लोग मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम को देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक एक मामलुक टर्क थे। लाइक वो जिस कास्ट के थे वो मामलुक था। और टर्किश मुस्लिम्स बहुत सी कास्ट में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए हम लोग स्लेव डायनेस्टी को कभी कभार मामलुक डायनेस्टी बोल देते हैं, क्योंकि फाउंडर जो स्लेव डायनेस्टी के हैं वो एक मामलुक टर्क है। तो अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ही वॉज अ इल्बारी टर्क। ही वॉज एन इल्बारी टर्क। मामलुक, MAMLUK। मामलुक टर्क है कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनके मामलुक टर्क होने की वजह से स्लेव डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी कहलाती है। इल्तुतमिश है इल्बारी टर्क। और इल्बारी टर्क होने की वजह से स्लेव डायनेस्टी को आप इल्बारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो कभी कभार पूछा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी को इल्बारी डायनेस्टी आप क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इल्तुतमिश ही वॉज अ इल्बारी टर्क। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है।
इनको रियल फाउंडर कहने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अभी तक दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत की कैपिटल जो थी वो लाहौर थी, और लाहौर से कैपिटल को ट्रांसफर किया दिल्ली में इस आदमी ने पहली बार, जिस वजह से आप इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ही इज अ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसको रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस आदमी ने कैपिटल ट्रांसफर करी थी फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। तो इनके टाइम पीरियड के टाइम पी में दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली बनती। इसके बाद बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में दो कॉइन्स चले थे, जिसमें एक कॉइन का नाम इन्होंने टंका रखा और दूसरे कॉइन का नाम जीतल रखा। कहा जाता है टंका वॉज अ सिल्वर कॉइन एंड जीतल वॉज द कॉपर कॉइन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इसने शुरू किया, ही सर्कुलेटेड टू कॉइन्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ही सर्कुलेटेड टू कॉइन्स। और कौन कौन से दो सिक्के इसने सर्कुलेट करे थे? तो एक किया था सिल्वर कॉइन एंड द सेकेंड वन वॉज द कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन को इन्होंने टंका बोला एंड द कॉपर कॉइन वॉज नेम्ड जीतल। ये इल्तुतमिश के बारे में है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इल्तुतमिश करते हैं वो क्या भाई, इनके टाइम पीरियड में जो मिनिस्टर्स होते थे उनको सैलरी कैश में नहीं मिलती थी। अब इन्होंने एक सिस्टम डोमिनेट किया, सॉरी इवॉल्व किया, और जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया उस सिस्टम में इन्होंने ये बोला कि अगर मैं मिनिस्टर्स को सैलरी ना दूं, अपनी ही प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत हिस्सा बांट दूं। जैसे सपोज करो कि दिल्ली में मेरे 5 फ्लैट है, जो कि नहीं है, बट अगर आप लोग मेरे मिनिस्टर्स हैं और मैंने आपको क्या बोला कि मेरा एक एक फ्लैट आप लोग रख लें, मैं आपके नाम नहीं कर रहा हूं, बट इन फ्लैट्स में जो रेंट, मतलब जो टेनेंट्स होंगे, उन टेनेंट से रेंट आप लोग वसूलोगे, और जितना भी रेंट आएगा वो आपकी सैलरी है। तो ऐसे में क्या है, क्योंकि आपकी सैलरी है तो तुम तो समय से पहले ही पहुंच जाओगे, और टेनेंट बिल्कुल अंडर प्रेशर रहेगा कि भाई तुम आते जाते रहते हो, तो वो कब्जा करने की भी नहीं सोचेगा। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक तो टेनेंट अंडर कंट्रोल हो गया, प्लस तुम लोगों को सैलरी टाइम पर मिल गई। हो सकता है कि तुम टेनेंट से अपने अनुसार किराया भी बढ़ा लो। भाई हो सकता है कि मैंने बोला 5,000 रुपए लेने हैं आपने, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है उस आदमी के साथ, तो तुम क्या करोगे, तुम 5 के 7 मांगोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी को मैनेज, सॉरी, जो अपना प्रॉपर्टी का सोल मैनेजर है वो आप ही लोग हैं। और यही सिस्टम इस आदमी ने डेवलप किया। इसने क्या किया, इसने अपने पूरे एम्पायर को छोटे छोटे पोर्शंस में बांट दिया। इस छोटे पोर्शन को इसने इक्ता बोला। ठीक है जी, इक्ता बोला। और जिस इंसान को भेजा जाता था इक्ता से रेंट वसूलने के लिए, इसको ये इजारेदार बोलता था। इजारेदार मान लीजिए, मुक्ति, या फिर इक्तादार, ये 3 नाम इस्तेमाल होते हैं मेडिवल इंडिया में उस आदमी के लिए जिसको इक्ता दिया जाता था। तो ही नेवर पेड द मिनिस्टर्स इन कैश। मैं ये बोलूंगा कि इस आदमी ने कभी मिनिस्टर्स को कैश में पे नहीं किया। इंस्टेड ही डेवलप्ड द सिस्टम विच इज कॉल्ड इक्तादारी सिस्टम। ठीक है, इक्तादारी सिस्टम क्या है? जहां पर आपकी कैश की जगह आपको लैंड असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, और आपको उस लैंड से जाकर केवल अपनी सैलरी, या कह लो सो कॉल्ड रेंट, आप लोगों को वसूलना है। वही रेंट आपकी सैलरी होगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड से, ही डेवलप्ड इक्तादारी सिस्टम। ही डेवलप्ड इक्तादारी सिस्टम। और जिन लोगों को ये इक्ता दिया जाता था, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्ता? इक्ता इज अ लैंड असाइनमेंट। इक्ता यूज्ड टू बी द लैंड असाइनमेंट which was given in lieu of सैलरी। जो सैलरी की जगह आप लोगों को दिया जाता था, उस लैंड असाइनमेंट को ये इक्ता कह रहे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं जी। तो टर्किश रूल था उस टाइम पर, क्योंकि अभी तक सारी दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनेस्टीज आप मेरे साथ पढ़ेंगे सब टर्किश है। इल्तुतमिश के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ में आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था वो इस आदमी ने कंप्लीट करवाया। और उस टाइम पर जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन हुआ था वो कंप्लीटली रेड मार्बल पर हुआ था।
अगर आप आज देखेंगे कुतुब मीनार को तो आपको कुतुब मीनार के टॉप स्टोरीज में व्हाइट मार्बल का यूज दिख जाएगा। अपर 2 स्टोरीज में आप लोग व्हाइट मार्बल आज देखेंगे। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग अटैक की वजह से कुतुब मीनार काफी बार डिस्ट्रॉय हुई है। और कुल मिला के दिल्ली सल्तनत के 3 सुल्तानों ने कुतुब मीनार को रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। आखिरी में जिस आदमी ने करवाया वो फिरोज शाह तुगलक है। और फिरोज शाह तुगलक को ही ये क्रेडिट दिया जाता है कि सर आपने अपर 2 स्टोरीज में व्हाइट मार्बल का यूज किया है। वैसे अगर आप कुतुब मीनार को देखें तो तकरीबन 72 मीटर की ये मीनार है, जिसमें 5 फ्लोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग का पहला फ्लोर ऐबक ने बनवाया था और उसके बाद के सारे काम इल्तुतमिश कंप्लीट करवाते हैं। तो ही ऑल्सो कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? देखो मैंने ना आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन का एक गिफ्ट तैयार किया है, और जैसे ही मेरा मुगल डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगा ये 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। 100 क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ 3-3 टॉपिक के करेंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, मुश्किल नहीं होंगे, प्रोवाइडेड कि आप लोग, मैं मतलब ये चेक करना चाह रहा हूं कि तुम कितना पढ़ रहे हो। सिंपल बात। अब मुझे जल्दी से बताइए कुतुब मीनार किस सूफी सेंट की मेमोरी में बनाया गया था? चलिए सूफी सेंट भी मैंने बता दिया। हाँ बनाया तो मैम, ये मैं ये नहीं पूछ रहा मैम तो बिल्कुल कंफर्म कर रही है कि हाँ सर बनाया तो था। किस सूफी सेंट की याद में कुतुब मीनार को बनाया गया है? हाँ हाँ। कौन? तारीख तो सर बुक होती है। तारीख और तुआरीख, ये दो, ये ये किताबों की टाइटल है। अगर किसी किताब का टाइटल तारीख है ना, जैसे किसी ने मेरे बारे में लिखा और लिखा तारीख दीपक शाही, तो ही इज टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर डेट ऑफ माई टेन्योर। तारीख मतलब सिंगुलर। और अगर कोई मेरी पूरी ही लाइफ के ऊपर किताब लिख दे रहा है तो वो त्वारीख है। दीपक शाही जो भी है, जो त्वारीख होती है दैट इज कॉल्ड प्लूरल। त्वारीख में मोर मतलब मोर देन 1 डेट्स का जिक्र होता है। मेरा मुगल डायनेस्टी कंप्लीट होती है 100 क्वेश्चंस आप मतलब टाइम पीरियड 1 आवर का होगा मैम। टेस्ट यहीं पर होगा, और ऑनलाइन कतरिंग टेस्ट होता नहीं होता। मैम पढ़ना शुरू कर दो, मैं नहीं बताता टेस्ट कब मैं कब लेता हूँ। या ऐसे थोड़े ना, टेस्ट का मजा ही नहीं आएगा। चलिए जी, नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बस ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो सूफी सेंट है जिसकी मेमोरी में कुतुब मीनार बनाया गया था। और जनरली सूफी सेंट्स जो जो आप पढ़ोगे मेरे साथ भक्ति सूफी मूवमेंट, तो मैं आपको सूफी के बारे में पढ़ाऊंगा। सूफी सेंट्स को ये लोग बोलते थे कलंदर। कलंदर का मतलब होता है कि ये लोग इस्लामिक नहीं हो सकते हैं। इस्लाम में यूज ऑफ म्यूजिक बैन है, आपको वैसे ही बता दूं, म्यूजिक ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। और सूफी सेंट्स तो सारे ही म्यूजिक कवाली जो अपने दरगाह पर चलती है ये सब चीजें इसमें बिलीव करते हैं। तो इनको कलंदर कहा जाता है। कलंदर का मतलब है कि सर आप गैर इस्लामिक लोग हैं, आप नॉन इस्लामिक हैं, आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। बट सूफी मूवमेंट था क्या? सूफी मूवमेंट एक वो मूवमेंट था, इन्होंने बोला था कि इस्लाम जैसे प्रोफेट मोहम्मद ने चलाया था वैसा अब रह नहीं गया है। देखो ना, जैसे कि आज भी मैं आपको हिंदू रिलीजन के बारे में बोलूंगा तो जैसा हिंदू रिलीजन चला होगा आज वैसा दिखता है आपको। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो मुझे कई बार करवा चौथ का व्रत लगता है। भाई पहले करवा चौथ के व्रत में जो लड़कियां होती थी वो सुबह से लेकर जब तक चांद ना दिखे तब तक बिल्कुल खाली, कोई पानी की एक बूंद भी नहीं। अब सबको समझ में आ गया है कि यार इस आदमी के लिए क्या ही व्रत रखना, तो बीच में 1 कप चाय पी ही लेते हैं कि वैसे भी ये मेरा खून ही पिएगा, तो अगर मैंने चाय पी भी ली तो क्या ही हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो उन चेंजेस के खिलाफ हमारी हिस्ट्री में 2 मूवमेंट चले। अगर हिंदू के लिए आप पढ़ोगे तो भक्ति मूवमेंट आ गया, और उसी तरीके से इस्लाम के लिए सूफी मूवमेंट आ गया। तो भक्ति सूफी मूवमेंट में बहुत से सेंट्स आए हैं। जैसे भक्ति में बात करें मीराबाई, संत रामदास, रामानुचार्य, शंकराचार्य, इनकी फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रामानुचार्य तो फिलॉसफी में आप पढ़ाऊंगा आपको द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ये हिंदुइज्म में 3 फिलॉसफीज पढ़ेंगे आप मेरे साथ। और अगर मैं उसी तरीके से सूफी मूवमेंट बताऊं तो चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी सिलसिला, औलिया, निजामुद्दीन औलिया सुना होगा आप लोगों ने, ये चिश्ती मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं।
जनरली इंडिया में जो मूवमेंट सबसे ज्यादा प्रोपाउंडेड रहा वो चिश्ती मूवमेंट ही रहा। जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आपको अजमेर में दिख जाएंगे, अजमेर शरीफ। ये चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। एक और इंसान दिल्ली में सो रहा है इस समय, वो बख्तियार काकी, क्योंकि दरगाह तो होता है कि संत के मर जाने के बाद नीचे दाब दो उसे, उसके ऊपर एक पत्थर का बना दो प्लेटफॉर्म, फिर जाके तुम चादर चढ़ा दो। चादर चढ़ाने का वो है ना उसके ऊपर, हाँ, तो देख के चढ़ाइएगा। तो मैम कुतुब मीनार से जस्ट पहले दिखेगी आपको दरगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। अंदर नहीं है मैम, ना ना, गलत बात मत बोलो, ऐसे बाहर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अलाई मीनार का इतिहास बिल्कुल अलग है। हाँ वही बना हुआ है। अंदर ही घुस गए थे? अच्छा जी, ऐसा करना मत, गोली मार दी जाएगी। नहीं, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली हुआ क्या था ना, एक इंसान हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, शायद सुना होगा आप लोगों ने। अलाउद्दीन खिलजी को कुतुब मीनार से बहुत कॉम्प्लेक्स था, पता नहीं पागल आदमी था। इसको लगा कि मैं भाई साहब कुतुब मीनार से भी 3 गुनी ऊंची मीनार बनाऊंगा। तो एक बार तो आप कुतुब मीनार देखना, कुतुब मीनार के ही ग्राउंड्स में एक अनफिनिश्ड मीनार दिखेगी आपको, एक सिंगल फ्लोर की। दैट इज कॉल्ड अलाई मीनार। कंप्लीट ही नहीं करवा पाया वो, बट उसका फाउंडेशन अगर आप देखें ना तो वो बहुत बड़ा फाउंडेशन है। मतलब अगर 3 कुतुब मीनार मिला दी जाए ना, उतनी ऊंची मीनार बनती अगर वो सही में बनकर तैयार हो जाती। इसके बाद आगे बात करते हैं, मैं इल्तुतमिश की बात कर रहा हूं। इल्तुतमिश को एक चीज से और बहुत लगाव है। इल्तुतमिश को लगा कि यार होता है क्या है कि सुल्तान बहुत पावरफुल तो है नहीं, बट सुल्तान में बहुत दिमाग भी नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत से लाइफ के डिसीजंस ऐसे हो जाएं जिसमें सुल्तान को एडवाइस की जरूरत पड़े, लाइक आप लोगों को भी पड़ती होगी। तो ऐसे में सुल्तान को यह लगा, मतलब इल्तुतमिश को यह लगा कि यार एक काउंसिल बनाई जाए। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर के नीचे भी काउंसिल बैठती है ना, और कैबिनेट मीटिंग्स में सभी चीजों पर चर्चा होती है। तो इनको भी लगा एक काउंसिल बनाई जाए और उस काउंसिल से बातचीत करेंगे यार कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। बट ही नेवर न्यू दिस कि इसके मरने के बाद ये काउंसिल जो है ना, ये राजाओं के साथ ऐसे ऐसे मतलब लूडो खेलेगी। जो राजा काउंसिल की हाँ में हाँ मिलाएगा वो अच्छा राजा, और जो राजा काउंसिल की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा उस राजा को टपका दिया जाएगा। और ये इल्तुतमिश को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट आपको बता दूं, टर्किश लोग बड़े लालची होते हैं। टर्किश और अफगानी, इनको आप पैसा दिखा दोगे तो ये लूटने आ जाएंगे। और इंडिया में टर्किश लोगों को रुकवाने का आइडिया इल्तुतमिश ने ये सोचा कि भैया इनको लालच दो, इनको पावर थोड़ी थोड़ी दो, ताकि ये इंडिया में लंबे समय तक रह सके। एंड व्हाट दिस मैन डिड, ही बिल्ट अ ग्रुप ऑफ he built a group of 40 Turkish Sardars. He built a group of 40 Turkish Sardars known as दल चालीसा। दल चालीसा और तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी। तो ये आदमी ने एक 40 टर्की सरदारों का ग्रुप बना दिया, जिसको आप लोग कभी के बाद दल चालीसा भी कहते हैं, और कभी के बाद इसी ग्रुप को तुर्काने चहलगानी भी बोल दिया जाता है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके बारे में इल्तुतमिश अनअवेयर आदमी है। इल्तुतमिश के वैसे तो अगर बेटे की बात की जाए तो 3 बेटे 1 बेटी, मगर बेटों से भी कई ज्यादा जो इसको आइडियल एम्परर लगा इंडिया का, वो इसकी खुद की बेटी लगी। तो मरने से पहले 1236 में इसने अपनी बेटी को ही सुल्तान बना दिया। अगर मैं इनकी बेटी की बात करूं तो रजिया इनका नाम है, और रजिया को जैसे ही आपने सुल्तान बनाया तो रजिया सुल्तान के नाम से फेमस होने लगी। रजिया ने सारे बुरखा पहनना, अपनी लड़कियों की ड्रेस पहनना सब छोड़ दिया। ये सुल्तान की तरह ही रहा करती थी, यहां तक कि बाल भी पीछे बांधकर, जस्ट लाइक अ मेल सुल्तान, ये इस तरीके से अपने आप को रखती थी। और कहा जाता है कि पूरे इंडिया को रूल करने वाली शी इज द फर्स्ट एंड टिल सो फार द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। इससे पहले पूरे इंडिया को चलाने वाला कोई मुस्लिम एम्पायर नहीं आया, वो भी फीमेल। वैसे रीजनल बहुत है, जैसे कश्मीर में आपको पढ़ाऊंगा रानी दीधा, कर्नाटका में है रानी चेन्नम्मा, झांसी में लक्ष्मीबाई। तो ये रीजनल रूलर्स हैं, बट बहुत बड़े पार्ट को चलाने वाली रजिया सुल्तान वाज द ओनली वन। तो इल्तुतमिश ने अपने सक्सेसर के रूप में रजिया सुल्तान को चुना। और अब मैं रजिया सुल्तान की बात कर लूं, शी इज द नेक्स्ट रूलर जी।
हाँ, इसका भाई आया था नसीरुद्दीन। हाँ, उसको हटाया था इसने लाल कपड़े पहनकर, क्योंकि उस टाइम पे लाल कपड़े पहनना मतलब इंसाफ की मांग करना होता था। उनके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि हाँ आया था। रजिया सुल्तान ने उसको हटाया था, क्योंकि जो उनका भाई था उसको जाना पड़ा था किसी रिबेलियन को कर्ब करने के लिए। उसी टाइम पर इन्होंने दिल्ली की प्रजा के सामने लाल कपड़े पहनकर मांग करी थी कि इल्तुतमिश ने मुझे राजा बनाया था। और उस टाइम पर क्या होता था, जैसे आज की डेट में ब्लैक सिग्निफाइज जस्टिस, तो आप तो पता ही है वकीलों को, तो खैर काले कपड़े पहन के झूठ बोलना होता है, ठीक है, जस्टिस मांग रहे हैं। उस टाइम पर ब्लैक नहीं, उस टाइम पे रेड का मतलब जस्टिस होता था। तो जिसको भी जस्टिस चाहिए होता था वो लाल कपड़े पहनता था। तो दिस इज हाउ रजिया सुल्तान गॉट द थ्रोन इन 1236। मगर 4 सालों में रजिया सुल्तान को मरवा भी दिया गया। अब रजिया सुल्तान के मरने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या है, कि अभी तक जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे वो टर्किश मुसलमानों को ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रख रहे थे। इंपॉर्टेंट पोस्ट पर केवल टर्किश मुसलमानों को ही रखा जा रहा था। रजिया सुल्तान ने क्या किया, इन्होंने एक नॉन टर्किश मुसलमान को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठा दिया। और वो क्या था, चीफ ऑफ स्टेबल हाउस। स्टेबल का मतलब जहां पे घोड़े रखे जाते थे। और वैसे अगर देखा जाए तो ये एबिसीनियन, एबिसीनिया जहां पर आज इराक ईरान है, उसको पहले कभी अब्बासिड एम्पायर बोलते थे। और अब्बासिड एम्पायर की धरती को एबिसीनिया कहा जाता था। तो वो एबिसीनियन मुसलमान था। नाम था इनका जलालुद्दीन, नाम इनका भी जलालुद्दीन ही है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नाम इनका याकूत है, वैसे पूरा नाम याकूत, याकूत के नाम से याद रखना आप। तो याकूत एक टर्किश मुसलमान नहीं था और एक नॉन टर्किश था, बट टैलेंटेड बहुत था। और टैलेंटेड होने की वजह से रजिया सुल्तान ने याकूत को बना दिया कि सर आप बन जाओ स्टेबल हाउस के चीफ। अब यहां पे तुर्कानी चहलगनी ने रजिया सुल्तान की हवा उड़ाई। हवा किस तरीके से बनाई कि भाई रजिया सुल्तान और याकूत का कुछ है, समझ जाओ, मतलब इनका कुछ चल रहा है। अब इनका जो भी कुछ चल रहा है ये बुरा लगा थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी मतलब ये तो तुम सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा, शायद लौंडे लपाड़े ज्यादा करते हैं, वन साइडेड लव। अब यही वन साइडेड लव रजिया के साथ था। सरहिंद, सरहिंद उस समय सिंध को बोलते थे, और रजिया सुल्तान ने सरहिंद का एक गवर्नर बनाया था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया को बहुत बुरा लगा कि भाई भाई सच्चा प्यार तो मेरा है, तो ये बीच में याकूत कहां से आ गया। तो अब जो सरहिंद है, ये सरहिंद मतलब सॉरी अल्तुनिया जो है, ये सरहिंद पर एक रिबेलियन कर देते हैं कि भाई मैं दिल्ली सल्तनत से अलग हो रहा हूं। सोचो कि तुम्हारा एक स्टेट वेस्ट बंगाल कल को ये बोले ममता बनर्जी कि मैं भैया भारत के हिस्सा में नहीं आती, मैं तो अपनी सेपरेट कंट्री बना रही हूँ। और अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एरिया तो चाइना की तरफ आ गया, साउथ में बांग्लादेश के साथ लगता है ये स्टेट, भूटान के साथ भी इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। तो भाई वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आप ऐसे तो शांति से जाने दोगे नहीं, जाहिर सी बात है आर्मी माइग्रेट करोगे। तो अल्तुनिया को दबाने के लिए रजिया सुल्तान खुद दिल्ली से माइग्रेट करती है सरहिंद तक कि मैं अल्तुनिया को सप्रेस करूंगी। अब हुआ क्या कि रजिया सुल्तान के साथ इस समय इनके स्टेबल हाउस के चीफ भी आ रहे हैं, मतलब याकूत इनके साथ आ रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ये बंदाबंदी थे या नहीं, बट सिंपल सी बात। हुआ क्या, अल्तुनिया ने दोनों को ही पकड़ लिया। अब मुझे आप आइडिया लगा के बताओ कि अगर अल्तुनिया की पकड़ में दोनों ही लोग हैं, रजिया और याकूत, तो सबसे पहले मरेगा कौन? याकूत मरेगा ना। देखो कंपटीशन तो उसी के साथ है, तो याकूत को मरवा दिया जाता है और रजिया सुल्तान को जेल में डाल दिया जाता है। इस समय दिल्ली बिल्कुल खाली है, दिल्ली का थ्रोन खाली है। और रजिया के सामने शर्त रखी जाती है कि मैडम अगर आपने मेरे से शादी करने का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ कि रजिया फंस गई यहां पर, मतलब एक गाना भी आया रजिया गुंडों में फंस गई, अब रजिया गुंडे में फंसेगी। अब हुआ क्या कि रजिया को ये लगा कि भाई ये पागल आदमी मानने वाला तो है नहीं। तो अब अल्तुनिया के साथ शादी होती है और अल्तुनिया और रजिया दोनों चलते हैं दिल्ली सल्तनत के थ्रोन को कैप्चर करने के लिए। 12 अक्टूबर 1240 का दिन था जब इनकी सेना आराम कर रही थी हरियाणा के कैथल के पास। और यहां पर कुछ बैंडिट्स आते हैं, लुटेरे आते हैं, कुछ डाकू आते हैं, और उन डाकुओं के अटैक में रजिया वॉज किल्ड, अल्तुनिया वॉज किल्ड। तभी वो गाना बनता है रजिया गुंडों में फंस गई। कहा यह जाता है कि ये बैंडिट जो भेजे गए थे वो तुर्काने चहलगनी ने भेजे थे, क्योंकि अभी तक ना मुस्लिम डायनेस्टीज में देखा जाए तो विमेन डोमिनेशन कोई नहीं सहता। और वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर सोसाइटी बड़ी स्टीरियोटिपिकल है, उस टाइम पर अगर आप एक विमेन सुल्तान बना दो तो जाहिर सी बात है टर्किश मंत्री इसको नहीं सहेंगे।
जैसे ईरान में तो अभी भी हिजाब पहनना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अब वो बात अलग है कि ईरान के प्रेसिडेंट मर चुके हैं, नहीं मजा आ गया था, मगर सबसे ज्यादा खुशी तो ईरान की महिलाओं को ही होंगी। इस आदमी ने मॉरल पुलिसिंग के नाम पर बहुत महिलाओं को मरवाया। ईरान में एक पुलिस है, मॉरल पुलिस। मॉरल पुलिस क्या करती है कि अगर आप लोग मोरालिटी को फॉलो नहीं करेंगे, इस्लाम की मोरालिटी को, तो ये मॉरल पुलिस के नाम पर तुम्हें हरास कर सकती है, यहां तक कि मार भी सकती है तुम्हें जान से। तो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा था ईरान में काफी सालों से, तो कई लड़कियों को मरवाया इस आदमी ने। खैर इसको मरवाया किसने? फॉरेन मिनिस्टर भी मरा। वो तो खैर मारना तो मैम देखो प्रेसिडेंट को ही था, और ऐसे नहीं क्रैश होते हैं हेलीकॉप्टर। हाँ, बिपिन रावत भी तो ऐसे ही मरे थे हमारे। तो अब मरवाने के पीछे जो अभी थ्योरी निकल कर आ रही है वो इसराइल है। आपको बता दो, ईरान न्यूक्लियर कंट्री बनता बनता रह गया था। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इसराइल नहीं मरवाए हैं, इसलिए ईरान इसराइल की पट्टी नहीं है आपस में। नहीं तो कभी किसी टाइम पर ईरान और इसराइल बड़े अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, क्योंकि इन्होंने इनका न्यूक्लियर एक्सपेडिशन सक्सेसफुल होने से ही खत्म कर दिया, इसलिए ईरान बन गया इनका बिल्कुल ड्रेडेड एनिमी। तो कुछ इसी तरीके से अब यहां पर भी देखोगे इसका रजिया सुल्तान के पीछे की कॉन्स्पिरेसी। तो सबसे पहला पॉइंट, तो शी इज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम रूलर एंड द ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, या फिर इंडिया भी कह लीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने करी, इन्होंने कभी भी किसी के धर्म को प्रेफर नहीं किया। शी प्रेफर टैलेंट मोर देन द रिलीजन। इन्होंने हमेशा टैलेंट को ज्यादा प्रेफर किया, मोर देन द रिलीजन। और इसी वजह से जलालुद्दीन याकूत, अ नॉन टर्किश मुसलमान, was made the chief of stable house। द चीफ ऑफ स्टेबल हाउस। आपने एक नॉन टर्किश मुसलमान को अस्तबल का चीफ बना दिया, जहां पे घोड़े रखे जाते थे। उस टाइम पर ये पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। और इन सभी वजह से अल्तुनिया अल्तुनिया हु वाज द गवर्नर ऑफ सरहिंद, ही रिबेल्ड अगेंस्ट रजिया, क्योंकि अल्तुनिया एक टर्किश मुसलमान है और उसको इस प्रकार का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पॉइंट आप लोग लिख चुके हैं जी? मैम थोड़ा कॉम्प्लेन पियो, नहीं मिल रहा। अब तो क्या ही फायदा पीने का, डैमेज है। अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजिए। आगे चल रहे हैं जी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस, इन सभी कारणों की वजह से, मैं ऊपर ऊपर लिख देता हूं कोई नहीं। अल्तुनिया, हु वाज अल्तुनिया? गवर्नर ऑफ सरहिंद। रिबेल्ड अगेंस्ट रजिया। इन्होंने रजिया के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, और इसी रिबेलियन को रजिया ने सप्रेस करने की कोशिश करी। बदले में रजिया पकड़ी गई। तो रजिया के बारे में बात करें तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझ में आनी चाहिए। रजिया को कब मरवाया गया? तो 12 अक्टूबर 1240 शी वॉज किल्ड, मतलब एक प्लान्ड मर्डर था रजिया का, जो कैथल के पास में हुआ था। तो रजिया वॉज किल्ड ऑन 12 ऑफ अक्टूबर। डेट्स याद नहीं भी रहती तो भी चलेगा। बाय बैंडिट्स। हाँ, मेजर इवेंट तो सर यही हो गया, ज्यादा कुछ किया नहीं है इन्होंने। एक तो अल्तुनिया का नाम पूछ लेते हैं कभी कभार, याकूत कौन था ये पूछ लेते हैं। तो शी वॉज किल्ड ऑन 12 अक्टूबर बाय बैंडिट्स नियर कैथल। कहा जाता है रजिया वैसे रूलर बहुत है, वो थी कमाल की, क्योंकि भाई इन्होंने कभी बर्थ राइट्स को प्रेफर किया ही नहीं।
ऑल शी प्रेफर्ड वॉज कि भाई आप में टैलेंट कितना है, आप कितना संभाल सकते हैं इस डायनेस्टी को। और रजिया सुल्तान के बाद कहा जाता है तुर्कान चहलगनी एकदम पावरफुल हो जाती है। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि तुर्कान चहलगनी बनाई इल्तुतमिश ने थी, बट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द रिपरकशंस कि क्या इसके इफेक्ट्स होंगे कल को। कल को अगर कोई सुल्तान तुर्कान चहलगनी की नहीं सुनेगा तो उस सुल्तान के साथ क्या होगा। देखिए, अनटिल अनलेस सुल्तान बहुत स्ट्रांग नहीं है तो तुर्कान चहलगनी कुछ नहीं कर सकते, बट अगर सुल्तान एक वीक सुल्तान है तो तुर्कान चहलगनी उसको मरवा भी सकती है। और यही रजिया सुल्तान के साथ हुआ। हालांकि तुर्कान चहलगनी के द्वारा करवाया गया ये पहला मर्डर था किसी सुल्तान का। किसी भी सुल्तान को इस तरीके से नहीं मारा गया था। अब रजिया के बाद 3 बैक टू बैक बेटे बैठते हैं इल्तुतमिश के, और तीनों को एक एक करके जो तुर्कान चहलगनी है वो मरवाती है। कौन कौन रजिया सुल्तान के बाद रूलर बना, तो एक तो बना बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आते हैं मसूद शाह, और मसूद शाह के बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। इन तीनों को मरवाया जाता है क्योंकि ये तीनों तुर्कान चहलगनी के साथ साथ नहीं चल रहे थे। क्यों? क्योंकि तुर्कान चहलगनी को चाहिए एक पपेट रूलर, कि भाई आप केवल एक पपेट की तरह तुर्कान चहलगनी की फिंगर्स में चलते रहें बस। All the Turkish members who migrated from present day Turkey to India along with Iltutmish, तो उनको उनके ग्रुप को इन्होंने एक 40 टर्की सरदारों के ग्रुप को इन्होंने दल चालीसा या तुर्कान चहलगनी बोला। ये अभी अभी इल्तुतमिश में मैंने आप लोगों को लिखवाया है। तो यही दल चालीसा जो है यही अपनी पॉलिसीज को चलाना चाह रही है, बट जो सुल्तान इसको फॉलो नहीं करेंगे वो ऑफकोर्स मरेंगे। तो रजिया सुल्तान के बाद कौन कौन राजा बना, एक बार उसकी लिस्ट मैं आपको लोगों को लिखवा देता हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर की तरफ चलूंगा। रजिया सुल्तान के बाद बैठते हैं बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आते हैं मसूद शाह। मसूद शाह के बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। और जब सारे ही बेटों को मरवा दिया जाता है, लाइक लास्ट जब नसीरुद्दीन महमूद का मर्डर करवाया गया, तब अब तुर्कान चहलगनी के पास एक गेम है कि भाई अब राजा किसको बनाए। तो इनको लगा कि एक काम करते हैं, अपने ही 40 टर्किश मेंबर्स में से किसी एक को बना देते हैं सुल्तान। और क्योंकि इसको पता ही है कि हमने बाकी सुल्तानों के साथ क्या किया है, तो ही विल बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द डिमांड्स ऑफ दल चालीसा। तो ही विल नेवर एवर लाइक रूल आउट the Dal Chalisa in all the policies. He'll always take like into account all the interest and like the positive things, always the benefits of Turkani Chahilgani। और ये सोचकर दल चालीसा ने अपने ही दल में से एक टर्किश सरदार को दिल्ली सल्तनत का या स्लेव डायनेस्टी का लास्ट किंग बनाया, जो लास्ट पावरफुल किंग था। हालांकि इनको नहीं पता था कि ये आदमी बड़ा चतुर है, क्योंकि इसको पता था कि जब तक तो दल चालीसा रहेगी तब तक तो कोई राजा इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि जैसे ही वो करने की कोशिश करेगा ये मर्डर करवा देंगे यार। तो ये नाम है ग्यासुद्दीन बलबन का। बलबन कौन है? तो आज की डेट में कह लो ये नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन समझ लो। एक तरीके से बिल्कुल घंघोर और कट्टर डिक्टेटर आदमी है। इसकी मर्जी के बिना हंसना बेल आउट नहीं था। और अगर आपने कोई भी रूल को ब्रेक किया तो सर सॉरी तो इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं भाई। इसने एक पॉलिसी चलाई थी दिल्ली सल्तनत में जिसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहते हैं। अब ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या थी? इसको आयरन एंड ब्लड भी कहा जाता है कई बार। कि अगर आप लोगों ने, आप तीनों में से किसी ने भी, सोचो इस क्लास की बात कर रहा हूं मैं, आपने बोला भाई इसको हटाओ, अपन नहीं पढ़ेंगे दीपक सर से, जीएस उसको पढ़ानी आती नहीं, इससे अच्छा तो हम ही पढ़ा ले। तो तुमने ऐसा बोला बात, मुझे पता लगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया और शायद कभी तो तुम लोगों को लगा कि हमने गलत ही बोल दिया यार, तो तुम सॉरी मांगने लगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूंगा कि तुम्हारे में कीड़ा तो आया ना, कि तुम प्रोटेस्ट तो कर रहे ना, तुमने एक बार तो किया ना, तो तुम आगे भी करोगे, क्योंकि जो आगे एक बार प्रोटेस्ट कर सकता है वो आगे भी करेगा। इससे पहले तुम दोबारा करो, मैं तुम्हें निपटा देता हूं। कुछ मतलब मैं तो नहीं करूंगा कुछ बलबन इस टाइप का ही आदमी कि अगर आपने एक बार बलबन की खिलाफत कर दी, उसके बाद तुम 1000 बार भी सॉरी बोल दो, बलबन विल नॉट स्पेयर यू। क्योंकि इसको लग रहा है कि आपने एक बार तो प्रोटेस्ट किया ना,
आप आगे भी कर सकते हो, एंड नॉट ओनली यू विल बी किल्ड, योर एंटायर फैमिली विल बी किल्ड। क्यों? भाई कल को अगर भाई मैंने प्रोटेस्ट किया तो उसने मुझे तो मरवाया, उसने मेरे फैमिली को क्यों मरवाया कि कल को छोटा दीपक आ गया अगर बड़े दीपक का बदला ले ले तो, लाइक मेरा बेटा। इसलिए भाई साहब अकाउंट क्लियर रखो। और यही काम किया गयासुद्दीन बलबन ने, जिसके बारे में मैं अब पढ़ा रहा हूं। ही इज द इंपॉर्टेंट रूलर आफ्टर रजिया सुल्तान। नसीरुद्दीन महमूद के बाद बैठ रहे हैं। नाम इनका पूरा गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेकर 87 तक ये राजा बना। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसका ओरिजिनल नाम, इसका ओरिजिनल नाम है उलूग खान। दिस इज द रियल नेम। इसी नाम को बाद में इसने चेंज करके गयासुद्दीन बलबन रखा, उलूग खान। और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये राजा। वैसे तो आप देखो कि इस्लाम में कोई भी अपने आप को अल्लाह का अवतार नहीं मानता। भाई इस्लाम में अल्लाह इज वन, द ओनली गॉड इज अल्लाह, एंड इस्लाम डज नॉट बिलीव इन अवतार थ्योरी। Although we are believing in avatar theory, that we believe in 10 avatars of Vishnu. There are 7 avatars of Shivji also. Like the fifth avatar was Hanuman ji. शिवजी के अवतार हनुमान जी बताए जाते हैं। तो हम अवतार थ्योरी में हम लोग बिलीव करते हैं, ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसे में सुल्तान अगर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करेगा तो वो क्या शब्दों का इस्तेमाल करेगा? बलबन ने वही शब्द इस्तेमाल करे। बलबन ने सोसाइटी में डिक्लेयर कर दिया कि आई एम द शेडो ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। मैं अल्लाह तो नहीं हूं, वो तो एक ही है, बट आई एम द शेडो ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। और इस वर्ड को, जो शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहा इस आदमी ने, इसको पर्शियन लैंग्वेज में जीले इलाही कहते हैं। कि भाई मैं जीले इलाही हूं। जीले इलाही का मतलब आई एम द शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसलिए जो गॉड के पास पावर है, जो गॉड के पास पावर है वो मेरे पास भी होगी। भाई अगर मैं शेडो ऑफ गॉड हूं तो जो राइट्स, जो पावर्स गॉड के पास होंगे, ऑलमोस्ट वही पावर्स मेरे पास भी होंगे। और ये गॉड वाली पावर्स जो बलबन के पास है, इन पावर्स को पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है निबायत खुदाई। निबायत खुदाई का मतलब कि जो खुदा के पास निबायत है, पावर्स हैं, वो सारी पावर्स मेरे पास भी है। तो एक पॉइंट मैं जल्दी से लिखवा दे रहा हूं, बलबन के बारे में लिखिए। अकॉर्डिंग टू बलबन, अकॉर्डिंग टू बलबन, सुल्तान वॉज द शेडो ऑन, सुल्तान वॉज द गॉड्स शेडो, सुल्तान वॉज द गॉड्स शेडो ऑन अर्थ, दैट इज जीले इलाही। तो सुल्तान है वो गॉड की शेडो है धरती पर, जिसको इसने जीले इलाही बोला। एंड देयर फोर, एंड देयर फोर ही इज द रेसिपिएंट ऑफ, एंड देयर फोर he is the recipient of the God's power. He is a recipient of God's power. That is called Nibayate Khudai. That is why he is the recipient of God's power. और गॉड की शक्तियों को इसने निबायते खुदाई बोला। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे डायरेक्टली ही वो क्वेश्चन पूछ लेगा, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, या हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ जीले इलाही। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर के रूप में आपके पास आ गया बलबन। आगे की बात करते हैं। बलबन ब्रोक द पावर ऑफ तुर्काने चहलगनी। ही डिस्ट्रॉयड तुर्काने चहलगनी। इसको पता था जब तक ये रहेगी तब तक मैं नहीं रहूंगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है आपको लिखना चाहिए, ही डिस्ट्रॉयड तुर्काने चहलगनी या दल चालीसा। ही डिस्ट्रॉयड दल चालीसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बलबन के बारे में समझ सकते हैं वो क्या है? बलबन को पर्शियन रीति रिवाज बहुत पसंद है। पर्शियन रीति रिवाज जो ईरान में चला करते हैं। तो ईरान के बहुत से फेस्टिवल्स को बलबन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। लाइक ही इंट्रोड्यूस्ड वेरियस, ही इंट्रोड्यूस्ड वेरियस
पर्शियन रिचुअल्स इन इंडिया। पहला तो इसने शुरू किया पर्शियन न्यू ईयर, जैसे हिंदी नववर्ष होता है 9 अप्रैल को बनाते हैं हम लोग, 9 अप्रैल ही है ना। हाँ, हिंदी नववर्ष। उसी तरीके से ना एक पर्शियन न्यू ईयर भी होता है। पर्शियन न्यू ईयर मेरे हिसाब से 28-29 फरवरी को मनाया जाता है, या 27 फरवरी भी हो सकता है, वो आप देख लेना। पर्शियन जो न्यू ईयर है इसको नौरोज कहते हैं। तो पहली चीज जो इसने इंडिया में शुरू करी दैट इज पर्शियन न्यू ईयर। और पर्शियन न्यू ईयर को कहा जाता है नौरोज, NAWROZ, नौरोज। दूसरी चीज जो इसने शुरू करी वो है पाइबोस। पाइबोस को बोला जाता है सर सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान को देखते ही उसको पैर छूना नहीं, चूमना। छूना नहीं है, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान। किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान। और तीसरी चीज जो इसने शुरू करी उसको कहते हैं सिजदा। सजदा नहीं, सिजदा। सिजदा मतलब बोइंग योर हेड बिफोर सुल्तान। तो सोचो तुम बहुत गुस्से में हो कि आज तो मैं बलबन को देख ही लूंगा। बलबन को जैसे ही तुमने देखा पहले तुमने सर झुकाया, फिर तुमने बलबन के पैर चूमे गंदे। आधी अकड़ तो तुम्हारी मेरे हिसाब से यही निकल गई होगी। उसके बाद भी बची कुची अकड़ है तो बेटा समझ लो कि ये किम जोंग उन का एंसेस्टर है। तो ये छोड़ेगा तो है नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे सॉरी नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। आगे चले जी। तो इसने पर्शियन 3 त्योहार भारत में, या 3 प्रैक्टिस शुरू करी। एक तो नौरोज, ये आज भी मनाया जाता है भारत में। पूछा जाता है कि नौरोज फेस्टिवल शुरुआत किसने करी थी इंडिया में? बलबन ने। इसने 2 प्रैक्टिस और चलाई, पाइबोस और सिजदा। पाइबोस का मतलब है सुल्तान के पैरों को चूमना, सिजदा मतलब सुल्तान को देखते ही सर झुकाना। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं जी, बलबन ने और क्या किया? बलबन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। आयरन एंड ब्लड, सॉरी, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। आप लोग रशिया यूक्रेन वॉर को फॉलो करते हो? तो अगर थोड़ा बहुत पता हो तो रशिया की एक तो किसी कंट्री की खुद की आर्मी होती है, रशियन आर्मी होगी। रशिया ने एक प्राइवेट आर्मी भी बनाई थी। प्राइवेट आर्मी जैसे आज मैं इस इंस्टीट्यूट की रखवाली के लिए या तो पुलिस वालों को बिठा दूं तो ये तो सरकारी हो गए, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी बिठाता हूं ना एजेंसीज के, तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो गए। तो वैसी रशिया की एक प्राइवेट आर्मी थी जिसको वेगनर आर्मी कहा जाता था। और वेगनर आर्मी का मालिक जो था वो प्रिगोजिन था। प्रिगोजिन कौन था? प्रिगोजिन था व्लादिमीर पुतिन का अपना बावर्ची। खाना बनाकर खिलाता था इसे। और बाद में रेस्टोरेंट लाइन में गया, बहुत पैसा कमाया। उसके बाद प्रिगोजिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी खोल दी। आपको बता दूं पिछले साल प्रिगोजिन ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया था। प्रोटेस्ट का मतलब क्या कि मैं मिलिट्री कूप कह लो। मिलिट्री कूप का मतलब व्लादिमीर पुतिन को हटाऊंगा और मैं बन जाऊंगा रशिया का राष्ट्रपति। हालांकि कर नहीं पाया ये, क्योंकि इसको बिल्कुल बीचों बीच पता लगा कि इसने बवाल ले लिया बहुत बड़ा। क्योंकि पुतिन तो है भाई डॉन, गैंगस्टर आदमी है, और छोड़ेगा तो ये है नहीं आपको। तो इसने सॉरी सॉरी बोलना शुरू करा। और ये सॉरी सॉरी बोलता हुआ रशिया की बहुत अच्छा एक फ्रेंड है, मतलब एक फ्रेंडली नेशन है बेलारूस, रशिया के बिल्कुल नीचे ही है। तो जो बेलारूस का राष्ट्रपति, मैं भूल रहा हूं, मेरे दिमाग से निकल रहा है, मोटा सा आदमी है बेलारूस का प्रेसिडेंट। और जब से बेलारूस बना है तब से यही प्रेसिडेंट है। ये कहता है कि भाई जनता मेरे से प्यार ही बहुत करती है, मैं क्या करूं। मैं एक बार इस प्रेसिडेंट का नाम देख लेते हैं, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। हाँ, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको भाई साहब 1991 में बना था बेलारूस, जब ये यूएसएसआर टूटा था, उससे निकला है बेलारूस। और 1991 से जब से इलेक्शंस हो रहे हैं तब से यही आदमी प्रेसिडेंट बन रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि फ्री फेयर इलेक्शन तो होते नहीं होंगे भाई। ये फर्जी वोट डलवा रहा है, जैसे कांग्रेस का बटन दबा रहा है, वोट बीजेपी को जा रहा है। अभी तो यही बोलने को सुनेगा आपको, 4 जून तक तो यही बवाल चलेगा। ठीक है, अब यही होता है इसके साथ। अब हुआ क्या, पुतिन का एक बहुत ओल्ड इंटरव्यू वायरल होने लगा उस समय। और ओल्ड इंटरव्यू में पुतिन ने बोला था, मैं दुनिया में हर एक चीज माफ कर सकता हूं बट आई कैन नॉट फॉरगिव द ट्रेटर्स।
भाई मैं गद्दारों को नहीं छोड़ता। और ये हुआ भी, प्रिगोजिन को बुलाया गया बेलारूस से रशिया की, तो अब तो पुतिन बात करना चाह रहे हैं आपसे, सर आइए, और बीच में फ्लाइट क्रैश हो जाती है। डेड। आपको लग रहा है कि ये तकनीकी खराबी है, तो ये तकनीकी खराबी ही बताई गई है, मगर केवल बेलारूस के ही राष्ट्रपति के, सॉरी, उसमें प्रिगोजिन के ही प्लेन में ऐसा क्यों हुआ, जिस प्लेन में बेलारूस का प्रेसिडेंट भी नहीं बैठा था। इसका मतलब इसको भी पता होगा, बेलारूस तो अच्छा फ्रेंड है रशिया का, तो ऑफकोर्स इसको तो ये मरवाएगा नहीं। तो यही काम बलबन का है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, मतलब ट्रेटर्स विल नॉट बी लेफ्ट एट एनी कॉस्ट। आप जो मर्जी उसको बोल दो कि सर गलती होगी, सर मुंह से निकल गई, सर अब नहीं निकलेगी, एक बच्चे की नींद भी फैल, तो ये नहीं छोड़ेगा आप लोगों से, ये ऑन द स्पॉट आपको मरवाएगा ही मरवाएगा। तो ये है बलबन। बलबन को लगा मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी आर्मी है, इसलिए आर्मी में अच्छे लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। आज तक आर्मी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट कभी नहीं बना था, बलबन ने आर्मी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया ताकि गुड क्वालिटी सोल्जर्स को ही एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ही क्रिएटेड अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, और इस सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा गया दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज नाम से इसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, क्योंकि इसको पता था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी आर्मी है, और आर्मी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुल्तान की पावर के पीछे। इसको यह भी पता था कि जब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा तब तक आर्मी क्या खाएगी, आर्मी नहीं खाएगी तो मेरी स्ट्रेंथ गई। इसलिए इसने एक अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बनाया, जैसे आज एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आज एक मिलिट्री के लिए आपके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, तो उस तरीके से इस आदमी ने एक फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाई। फाइनेंस मिनिस्ट्री का नाम रखा दीवाने विजारत। तो ही ऑल्सो क्रिएटेड अ फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस डिपार्टमेंट। ही क्रिएटेड अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम रखा दीवाने विजारत। दीवाने विजारत, ये इसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट का वो है। दीवान हेड को कहा जाता है, हेड विजारत। हेड विजारत मतलब विजार वजीर बोलते थे जिसके पास रेवेन्यू की सारी पावर होती थी, तो हेड वजीर, हेड वजीर आज के डेट में पीएम हो गया। तो ऐसे ही जो दीवाने अर्ज है आज के डेट में मिलिट्री कमांडर हो गया, प्रेसिडेंट टाइप का आदमी। तो ये इंसान देखिए कौन कौन से गुड क्वालिटी सोल्जर्स है जिनको रिक्रूट किया जाना चाहिए। यार चाय मिलेगी? आगे चल रहे हैं जी। इसके बाद इस आदमी को नॉन टर्किश लोगों से बड़ी मुसीबत थी। ये कहता था कि जैसे ही मैं किसी इंडियन मुस्लिम या किसी नॉन टर्किश मुसलमान को देखता था तो मेरी आंखें खून से भर जाती थी, ये बलबन की किताब में लिखा है, और हाथ मेरी तलवार की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते थे, मन करता था कि गर्दन उड़ा दूं धड़ से। मतलब हिटलर आदमी नहीं है। तो कहा जाए तो रेशियलिज्म बहुत हद तक इसने फॉलो किया। आपसे कहा जाता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा है जो भाई पॉलिसी वाइज कुछ कुछ हिटलर से मिलता है, जैसे हिटलर ने जूस का नरसंहार किया था। इस आदमी को भी नॉन मुस्लिम, सॉरी, नॉन टर्किश और इंडियन मुस्लिम्स पसंद नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स को ये रियल मुस्लिम नहीं मानता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ, तो पता लगे मेरे को पकड़ लो बाहर, क्या भाई साले क्या बोल रहा था। इस आदमी को इंडियन मुस्लिम रियल मुस्लिम नहीं लगते हैं, क्योंकि भाई सऊदी अरब में प्रोफेट मोहम्मद रहा करते थे, तो वहां के मुसलमान अपने आप को रियल बताते हैं। इंडियन मुस्लिम्स को ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स मानते हैं कि तुमने तो अपना धर्म कन्वर्ट किया था पहले कभी। इसलिए इंडियन मुस्लिम्स और नॉन टर्किश लोगों को इसने कभी कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नहीं रखा। तो ही नेवर गेव इंपॉर्टेंट पोस्ट, he never gave important post to Indian Muslims and non-Turks. ये था बलबन।
इसके बाद आगे बात करते हैं जी। बलबन के मर जाने के बाद कहा जाता है कि ऑलमोस्ट जो स्लेव डायनेस्टी है वो लड़खड़ाने लगती है और 3 साल तक ही और चल पाती है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और नेक्स्ट डायनेस्टी जो इंडिया में स्टेब्लिश होती है वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में अब शुरुआत कर रहा हूं मैं। यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी आप लोगों की ओवर हो चुकी है। नेक्स्ट डायनेस्टी इज खिलजी। और अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आ जाते हैं खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इनको कई बार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी कहा गया है। इनका पूरा नाम यहां पर एक फिरोज भी जोड़ लीजिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर है। और खिलजी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो मेरे से भी ज्यादा आप लोगों को पता है वो अलाउद्दीन खिलजी है। और क्यों पता है? क्योंकि रणबीर कपूर बने थे, रणबीर सिंह बने थे, सॉरी, वो पद्मावत मूवी में। Before the invasions, was actually Islam a part of India? But Before the invasions, before the invasions invasions, was Islam a part of India also, and that नहीं 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 सर, नहीं, कभी भी नहीं, नेवर एवर, है ना, बिल्कुल भी नहीं। सऊदी अरब इज अ सेपरेट नेशन। no, मैं वही बता रहा हूं आपको कि इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया मैक्सिमम कहां तक गया है? अपन गए हैं पाकिस्तान, ये तो खैर हमारा ही बच्चा है। अफगानिस्तान, वेस्ट इतना गया है। ईरान तक भी हम कभी नहीं थे। ईरान भी हमारे पास नहीं था कभी। अफगानिस्तान तक अपन गए हैं नॉर्थ वेस्ट में। अब इंडिया के सूरत पोर्ट से निकलोगे अगर, तो यहां पर एक पेनिनसुला दिखेगा आपको, एंड दिस पेनिनसुला इज कॉल्ड अरेबियन पेनिनसुला। इसमें ये कंट्री है येमेन, ये है ओमन, ये है दुबई और बाकी बचा हुआ सऊदी अरब। यहां से पैदा होता है इस्लाम। ये है मक्का, ये है मदीना। तो ये तो हमारा कभी पार्ट था ही नहीं ना सर। अपन गए हैं लास्ट अफगानिस्तान तक। हाँ, देखा जाए तो कह सकते हो कि ये अपने आप को टर्किश मानता है और टर्किश मुसलमानों को ही सबसे ऊपर रखता है। चलिए जी, तो अब मैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करूं तो केवल 6 सालों तक ही जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे या खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान रहे। तो नाम चल रहा है जलालुद्दीन खिलजी का। ये वो इंसान है जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी बनाई। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, वैसे तो इस आदमी ने कुछ ज्यादा किया नहीं है। 1290 में इसने डायनेस्टी बनाई, 96 तक ये रहता है। बहुत ही ओल्ड एजेड सुल्तान है, मतलब बहुत ही ओल्ड एजेड सुल्तान है। मगर ये पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसके पास बहुत ही बेनोवलेंट एटीट्यूड था हिंदूज के लिए। भाई, हिंदूज के लिए अभी तक किसी सुल्तान ने बेनोवलेंट एटीट्यूड नहीं रखा था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, पहला सुल्तान था टू हैव पोलाइट बिहेवियर। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव पोलाइट बिहेवियर टूवर्ड्स हिंदू, टूवर्ड्स हिंदूज। हिंदूज के प्रति अभी तक किसी का बहुत पोलाइट बिहेवियर नहीं था, इस आदमी का था। और इसका मानना क्या था कि भाई स्टेट जो है ना वो हमेशा प्रजा के सपोर्ट से ही चलता है। भाई, प्रजा अगर विलिंग होगी तभी आप सुल्तान, एक अच्छा सुल्तान कहलाएगा। और क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन भारत की हिंदूज है, इसलिए हिंदूज को खफा करके मैं एक अच्छा सुल्तान नहीं बन सकता। तो इसलिए इसका ही बोलना यह था कि स्टेट जो है, मतलब एक देश जो है, इट कैन नॉट बिकम ट्रूली इस्लामिक कंट्री। ये मरा था जी। हाँ, इसने मारा कैफूबाद को। ही किल्ड कैफूबाद। कैफूबाद इज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कैफूबाद को टपकाकर इसने फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को चलाया था। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसने ही डिक्लेयर किया था स्टेट कैन नॉट बिकम ट्रूली इस्लामिक स्टेट, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है। इसने हिंदूज के प्रति बहुत ही पोलाइट, बहुत ही बेनेवलेंट एटीट्यूड अडॉप्ट किया था। इसलिए कहा जाता है कि ही ऑल्सो अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? सपोज करो हम 4 लोग हैं, 4 अलग अलग धर्मों से, ठीक है। मैं हो गया मुस्लिम, आप हिंदू हो गए, आप सिख हो गए, आप क्रिश्चियन हो गए, ठीक है। अपन चारों एटीट्यूड हम सबके अलग अलग होंगे।
अपन चारों किसी एक फिलॉसफी पर बात कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला तो आप सुन रहे हैं उसे, उसके बाद आपने कुछ बोला मैंने सुना, ऐसे हम लोग शांति से डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये टॉलरेंस है सर, जिसमें आपको नहीं लगता कि आपका रिलीजन बाकियों से बेस्ट है, ठीक है। बट अगर मैं हिंदू हुआ और आप में से कोई भी एक मुसलमान हुआ, आपने कुछ बोला और मैं एकदम से उतर गया प्लेटफॉर्म पर कि नहीं भाई, ये देश तो हिंदुओं का ही है, हिंदू तो आप सारे ही हैं। देखो यार, गजब चीज है यहां पर, अब एक हिंदू वर्ड यूज किया जाता है रिलीजन के लिए और एक हिंदू वर्ड यूज किया जाता है रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। भारत के निवासियों को भी हिंदू बोलते हैं आप, क्योंकि ये स्थान हिंदुस्तान है ना। अब आरएसएस वाले हिंदू को जोड़ देते हैं धर्म के साथ, ये धर्म का स्थान है इसलिए आप सभी हिंदुओं को ही रहना अलाउड है। हिंदू तो सारे ही हैं, और इससे पहले आप कभी सिंधु हुआ करते थे, इस पूरे कंट्री को सिंधिस्तान कहा जाता था, क्योंकि रिवर इंडस के ईस्ट में थी ये कंट्री, और जितने भी ईरानी अफगानी जितने भी लोग थे वो हमारी कंट्री को सिंधु सिंधु करके पुकारते थे, क्योंकि रिवर इंडस के ईस्ट का कंट्री सिंधु हुआ। ये ग्रीक लोग आते हैं, ग्रीक, इनसे स प्रोनंसिएट नहीं होता तो इन्होंने सिंधु को हिंदू बोलना शुरू किया, और इस तरीके से इस कंट्री का नाम हिंदुस्तान पड़ा। मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि इस कंट्री का नाम आखिरकार डिराइव हुआ कैसे, ऐसा नहीं है कि अपन स्टार्टिंग से ही ऐसे थे। और ये कंट्री के जो रेजिडेंट्स है उनको सिंधु कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो इस आदमी को लगा कि स्टेट तो कभी भी पूरी तरीके से इस्लामिक हो नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम की यहां पर मेजोरिटी है ही नहीं। इसलिए अच्छी बात क्या होगी कि मैं सभी लोगों के सपोर्ट के साथ अपना देश चलाऊं, और वो इसने किया। तो ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा है, इसके अलावा किसी ने ऐसा नहीं किया। ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। बहुत ही टॉलरेंट था ये इंसान अगर हम बात करें, बट एट लास्ट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी ही इनका मर्डर करवा देते हैं, और इस तरीके से ये आदमी जाता है और अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं नेक्स्ट रूलर। तो दिस मैन वॉज मर्डर्ड इन 1296 बाय अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी है जो, जिसकी वजह से ये डायनेस्टी फेमस हुई है। अलाउद्दीन खिलजी की वजह से खिलजी डायनेस्टी पढ़ोगे आप, जलालुद्दीन खिलजी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसके लिए, मतलब इंस्पाइट ये चीज कि इसने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करी है। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ाते नहीं, क्योंकि इसने किया ही नहीं। देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में ये डायनेस्टी फेमस है वो अलाउद्दीन खिलजी है। हेडिंग डाल दीजिए अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक ये राजा बना रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर सन 1316 तक ये इंसान राजा रहा। तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो 20 साल, 20 सालों तक ये राजा बना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइए शुरू करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने टॉलरेंस की पॉलिसी को बिल्कुल रिवर्स कर दिया था। भाई जो टॉलरेंस की पॉलिसी जलालुद्दीन चलाते आ रहे थे उस पूरी पॉलिसी को इसने रिवर्स कर दिया था। तो ही रिवर्स द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। ही रिवर्स द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस जो इनके फादर इन लॉ ने चलाई थी, उस पॉलिसी को इस आदमी ने बिल्कुल भी नहीं माना। आगे बात करते हैं तो ये इंसान जाना जाता है केवल दो चीजों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी जाना चाहता है दो रिफॉर्म्स के लिए। इसने मिलिट्री को रिफॉर्म किया, उसके बाद इसने मार्केट को रिफॉर्म किया। तो ही इज नोन फॉर टू रिफॉर्म्स। ही इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स, and he introduced military reforms. दोनों रिफॉर्म्स के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूं। मार्केट रिफॉर्म में इस आदमी ने क्या किया, थोड़ा सोशलिज्म में फॉलो करने वाला आदमी है ये। इसको लगा कि सुल्तान ही फिक्स करेगा हर एक चीज का दाम, कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिकेगा, ये सब सुल्तान फिक्स करेगा। इससे क्या होगा कि महंगाई पर कंट्रोल रहेगा और सभी लोग अफोर्ड कर पाएंगे वो चीजों को खरीदना। तो दिल्ली में इस आदमी ने क्या किया, तीन तरह की मार्केट बनवाई।
जिसमें एक मार्केट में बिकता था केवल अनाज, तो वो फूड ग्रेन्स अनाज मंडी हो गई। सेकंड मार्केट इसने बनाई महंगे कपड़ों के लिए, लग्जरी क्लोथ्स, तो सेकंड मार्केट एक क्लोथ मार्केट हो गई। और तीसरी मार्केट इसने केवल घोड़ों के लिए बनाई, ओनली हॉर्सेस। तो इस तरीके से इस आदमी ने 3 मार्केट बनवाई, और तीनों मार्केट में बिकने वाले सभी सामानों के प्राइस ये खुद फिक्स करता था। अब कोई ना कोई तो होगा ऐसा जो फिक्स किए गए प्राइसेस से कभी के बाद ज्यादा वसूल लेता होगा। तो इसके लिए इसने तीनों मार्केट में मार्केट इंस्पेक्टर्स भी छोड़े, और उस समय मार्केट इंस्पेक्टर्स को कहा जाता था शाहनाई मंडी। शाहनाई मंडी इज द पोस्ट ऑफ मार्केट इंस्पेक्टर, जिसका काम है मार्केट इंस्पेक्ट करना, घूम घूम के देखना कि क्या कोई ऐसा दुकानदार तो नहीं है जो फिक्स प्राइस से ज्यादा वसूल रहा है। और अगर वसूल रहा है तो शाहनाई मंडी के पास इतनी पावर होती थी ना यार, कि वो बिना सुल्तान से पूछे हुए किसी को डेथ सेंटेंस ऑन द स्पॉट दे सकता था। उसको पूछने की भी जरूरत नहीं थी अलाउद्दीन खिलजी से कि सर आपने 20 रुपए फिक्स किया था, ये 25 ले रहा था, मैंने खुद पकड़ा है इसे, क्या करना है इसके साथ। नहीं पूछना सर, आप हाथ की हाथ मरवाओ ऐसे आदमी को। और अगर इतनी पावर शाहनाई मंडी के पास अलाउद्दीन खिलजी ने दे रखी है, तो कोई पागल ही होगा जो मार्केट में अपनी जान से खेलकर ज्यादा दाम वसूलेगा, क्योंकि उस आदमी को तो केवल कंप्लेंट ही करनी है। और आप गए, क्योंकि शाहनाई मंडी को तो सुल्तान से भी नहीं पूछना है। तो मार्केट रिफॉर्म्स में इस आदमी ने क्या किया? पहला काम, ही फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स, सभी सामानों के दाम इस आदमी ने फिक्स किए। सेकंड काम इसने क्या किया? ही क्रिएटेड 3 मार्केट्स, ही क्रिएटेड 3 मार्केट्स, जिसमें एक था फूड ग्रेन्स के लिए, सेकंड मार्केट थी लग्जरी क्लोथ्स, और थर्ड मार्केट में रखा इसने हॉर्सेस को। और तीसरा काम इस आदमी ने क्या किया? ही अपॉइंटेड मार्केट इंस्पेक्टर्स। ही अपॉइंटेड मार्केट इंस्पेक्टर्स। और मार्केट इंस्पेक्टर्स को उस समय कहा जाता था शाहनाई मंडी। ये काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए। अब इतना पर्टिकुलर क्यों था ये कि ये हर एक चीज के दाम को खुद फिक्स कर रहा था? कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसने अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी पे करी। और कैश में पे की जाने वाली सैलरी बहुत कम होती थी। सपोज करो कि आज अगर नॉर्मल सैलरी किसी इंसान की 25,000 चल रही है, और मैं आप तीनों को अपॉइंट करता हूं 5-5 हजार पर, तो काम करोगे आप मेरे लिए? नहीं, ऑफकोर्स नहीं करोगे भाई, 25 तो मिल ही जाएंगे आपको, मैं केवल 5 पे रख रहा हूं, तो आप नहीं काम करोगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 5 पे काम करने के लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सुन लो पहले एक बार, आपको आपका पर्सनल बंगलो मिलेगा, ठीक है, बंगलो जहां तुम बोलो वहां लेके दूंगा, आपको आपकी पर्सनल 3 गाड़ियां मिलेगी विद शॉफर, ठीक है, बिजली का बिल नहीं है आपका, पूरे पूरे जिंदगी भर कोई बिजली का बिल पे नहीं करना, खाना पीना मार्केट में जाओगे, आपके लिए डिस्काउंटेड शॉप्स खोल रखी है, तो 5,000 रुपए मैं आपको महीने का देता हूं, मात्र 1,000 रुपए में आपका पूरे महीने का राशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो काम करोगे मेरे हिसाब से भाई, ये तो बहुत ज्यादा ही प्रिविलेजेस हो गए। एक तो बंगलो मिल गया, 3 गाड़ियां विद शॉफर, ड्राइवर के साथ जाना आना, पेट्रोल का खर्चा भी मेरा, तुम्हें देना ही नहीं है कुछ। तो अब सोल्जर्स अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सुल्तान नहीं चल पाएगा। तो इस आदमी ने क्या किया? सोल्जर्स को कैश दिया, बट कैश बहुत ही कम दिया। और कम कैश से भी सोल्जर खुश क्यों थे? क्योंकि मार्केट में ये सुल्तान हर एक दाम खुद फिक्स कर दे रहा है। कहां पर है? ये रहा, हर एक सामान का प्राइस ये खुद फिक्स कर रहा है। और जो प्राइस फिक्स कर रहा है वो बहुत कम कर रहा है कि आराम से कोई भी सोल्जर अपना घर चला पा रहा है। भाई देखो, आज आप कैश, आज आप जितनी सैलरी कमाते हैं, आप वो पैसे का करेंगे क्या? भाई घर ही तो चलाओगे और अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी करोगे। अब मैं बोलूं कि मैं कम सैलरी में भी आपकी सारी जरूरतें पूरी कर दे रहा हूं, तो फिर तो सैलरी का तो जो एजेंडा बना हुआ वो खत्म ही हो गया ना आपके दिमाग से। भाई आज आप 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि महंगाई भी तो ऐसी है
भाई सिंपल सी बात, इसने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सभी चीजों के दाम तो खुद फिक्स करे। ये था अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी। समझ में आ गया जी। अब मैं चल रहा हूं मिलिट्री पॉलिसी के ऊपर। इस आदमी को लग रहा है, सपोज करो कि मैं यहां पर हर एक सोल्जर को बोल रहा हूं कि भाई तुम लोगों को मेरे लिए तुम लोगों को तीन तीन सोल्जर्स, सॉरी क्या कहते हैं, मेरे लिए आप लोगों को 200 घुड़सवार मेंटेन करने हैं, घोड़े मेंटेन करने हैं प्लस घुड़सवार मेंटेन करने हैं, हॉर्स एंड हॉर्समैन। ठीक है, बट आज तक मैं कभी तुम्हारे पास गया ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने आज तक किसी को चेक ही नहीं किया कि वो 200 मेंटेन कर भी रहा है या नहीं। सपोज करो कि एक घोड़े और एक घुड़सवार को मेंटेन करने का खर्चा महीने का 100 रुपए है। ठीक है, तो 200 का कितना हो गया, 2000, 2000 या 20,000, 20,000 हो गया ना। हाँ, अब तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपए है, जिसमें से 20,000 तो तुम्हारे इस काम के लिए जा रहे हैं, बचा तुम्हारा 20। और मैं कभी चेक करने आ ही नहीं रहा कि तुमने किया है या नहीं, तो तुम क्या पूरे 200 घोड़े मेंटेन करोगे? भाई 150 160 बोल देना ना, 40 आ ही नहीं गए हुए हैं बाहर, क्योंकि मैं तो आ ही नहीं रहा, और मैं कब आऊंगा तुम्हें पता ही नहीं। तो ये काम इस आदमी को पता था कि सर अगर इस तरीके से चलता रहा तो जब वॉर होगा ना, जब एक्चुअली में युद्ध होगा, तब तो तुम सब मुकर जाओगे। सोचो, तुमने अभी सुल्तान को बोला कि सर केवल आपके लिए बादशाह अपन 500 घोड़े मेंटेन कर रहे हैं, कहा तुमने 200 था, मैं 500 कर रहा हूं। बट जब वॉर हुई तो मुझे तो आशा होगी ना, तुम 500 घोड़े लेकर आ रहे हो, तुम लेकर आए केवल 50, तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई वॉर में। बट अब वॉर में पहले तो राजा मारेगा एनिमी को, अपनी अपनी आर्मी से तो ना लड़ेगा राजा। बट राजा तुम लोगों को अल्टीमेटम दे देगा, बेटा आज अगर बच गया ना मैं, तो सबसे पहले तो बेटा तेरा कलम करवाऊंगा आज, क्योंकि तू झूठे है। तो अब सिंपल सी बात है, वॉर में ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो, तो इस आदमी ने मिलिट्री रिफॉर्म्स में दो चीजें करी। पहली चीज इसने इंट्रोड्यूस करी दाग। व्हाट इज दाग? दाग, मैं घोड़ों का खुद इंस्पेक्शन करूंगा। हर कोई सुल्तान, हर कोई मिनिस्टर मेरे सामने घोड़ा लेकर आएगा, और मैं हर घोड़े के ऊपर एक ब्रांडिंग करूंगा। ब्रांडिंग मतलब दाग। दाग इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। तो मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। ये बहुत चतुर आदमी है भाई, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। और ब्रांडिंग भी कैसी की जाती थी? जो लोहे की नाल है उसको गर्म किया जाता था जब तक वो लाल नहीं हो जाती, और फिर उसको घोड़े की चमड़ी के ऊपर चिपका दिया जाता था एक बार के लिए। जहां पर जल जाता है एक बार अच्छे से, एन एन छप गया या ए छप गया, तो वो जिंदगी भर छपा रहेगा, फिर तुम हटा ही नहीं सकते हो, जला हुआ मार्क है ना यार। तो इस तरीके से तो ब्रांडिंग करता था। अब एक घोड़े को मैं चाहकर भी दोबारा नहीं ला सकता, मुझे अब दूसरा घोड़ा ही पकड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो घोड़े की रिक्वायरमेंट है मेरी, वो तो कंप्लीट हो गई। अब घोड़ा बिना घुड़सवार के तो चलेगा ही नहीं, तो इसने दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, हुलिया, जिसको चेहरा भी कहा जाता था। जिस घुड़सवार के साथ वो घोड़ा आएगा उसका चेहरा भी रिकॉर्ड होगा हाथ की हाथ, कि वैसा आदमी अगर तुम दोबारा लेकर आ गए तो मैं रिकॉर्ड छाटूंगा। मैंने अलग से बंदे बैठा रखे हैं, और अगर ये पकड़ में आ गया कि तुम एक घुड़सवार को दोबारा दिखा रहे हो, ताकि मैं रिकॉर्ड कर लूं अलग से उसका चेहरा, तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब ऐसे में घोड़े भी तुमने 200 मेंटेन करे, और घुड़सवार भी तुम्हें 200 मेंटेन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सुल्तान की नजर में आ गया अगर कि तुमने चोरी करी है तो वो छोड़ेगा तो तुम्हें है नहीं। तो ये इसका मिलिट्री रिफॉर्म था। चेहरे का मतलब हो गया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव रोल, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर। एक सोल्जर कैसा दिखता है उसको रिकॉर्ड करना, इसको हुलिया कहा गया, या चेहरा। ये दो चीजें इसने बहुत बड़े लेवल पर भाई इंट्रोड्यूस करी। इसी वजह से आप अलाउद्दीन खिलजी को एक बहुत ही फेमस बादशाह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आज तक इससे पहले कभी किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं। इसके बाद आगे की बात करते हैं जी। इतना हो गया। इस आदमी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन दी थी राजा बनने के बाद। ही ऑलवेज सेड, किंगशिप किंगशिप नोज नो किंगशिप। ये इस आदमी ने बोला था। किंगशिप नोज नो किंगशिप का मतलब क्या हो गया? कि
भाई राजशाही रिश्तेदारी नहीं जानती है। तो जो ना, आज तो तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे फैमिली वाले या तुम्हारे रिश्तेदार कह रहे हैं भाई हमें तो लगता है आपके लड़के का होगा, पबजी खेलता रहता है या लौंडे लपाड़े घूमते रहते हैं लफंडों की तरह। अगर बाय चांस तुम जज निकल गए तो फिर रिश्तेदारों के राग बदल जाते हैं ना कि हमको तो पता ही था सर, आपके लड़के में तो वो बात थी ही, तो कभी ना कभी कुछ तो बनेगा ही। और बेटा कैसे हो, आना कभी घर पर। अब ये सब चीजें शुरू की होगी क्योंकि दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू रीप सम बेनिफिट्स फ्रॉम यू। इसलिए राजा को ये बात अच्छे से पता थी कि भाई एक बार राजा बनने के बाद रिश्तेदार तो सबसे पहले आएंगे। तो किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये लाइन बहुत फेमस है जो अलाउद्दीन खिलजी बार बार बोलते हैं कि भाई राजशाही रिश्तेदारी नहीं जानती है। तो मेरे सामने रिश्तेदारी लेके मत आना, मैं मरवा दूंगा तुम्हें भी। तो अच्छी बात है। इसके बाद अपने जमाने पर एक पोइट रहा करता था, अमीर अमीर खुसरो नाम था इसका। एक पोइट रहा करता था ड्यूरिंग इट्स टाइम। कुछ पोइट्स के बारे में बात कर लूं तो एक पोइट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसा आदमी है जो जो इसको कहा जाए केवल वही लिखता था। इसलिए अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया था। तो दिस मैन वॉज गिवन अ टाइटल बाय सुल्तान, वॉज गिवन अ टाइटल। अमीर खुसरो का जो टाइटल बहुत फेमस हुआ उसको कहा जाता है तूते हिंद। तूते हिंद का मतलब हो गया पैरट ऑफ इंडिया। पूछा जाता है कि पैरट ऑफ इंडिया किस पोइट को कहा जाता है, अमीर खुसरो। ये टाइटल दिया किसने था, सुल्तान ने दिया था। कौन सा सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। तूते हिंद का मतलब पैरट ऑफ इंडिया, ये टाइटल इसने दिया। इसके बाद बात करते हैं एक और जो पोइट है अमीर खुसरो के अलावा, इसकी सभा में बैठता था, नाम है इसका मीर हसन दहलव। मीर हसन दहलव ये दूसरा पोइट है। हालांकि इसको कुछ टाइटल नहीं दिया गया था बट रहता है इसके जमाने में है। इसके बाद बात करते हैं जी, इसके जमाने में एक और राइटर था, पोइट नहीं है ये, राइटर है, नाम है इसका बरानी। और बरानी नामक इस इंसान ने एक किताब लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। इसके बारे में बाद में लिखोगे आप, बट केवल अभी बता दे रहा हूं। कहा जाता है कि एक इंसान ऐसा था जो वैसे तो इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट, बट इसको एज अ गिफ्ट मिला था। अमीर खुसरो, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी को किसी ने एक इंपॉर्टेंट स्लेव, मतलब एक ट्रांसजेंडर स्लेव, इसको गिफ्ट में दिया था। और इसका नाम था मलिक काफूर। शायद पद्मावत में तुमने देखा भी होगा इस आदमी को। तो देखिए, अभी कभी मूवी देखना तो तुम्हें दिखेगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक ट्रांसजेंडर सा आदमी घूमता रहता है। वो आदमी मलिक काफूर है। और मलिक काफूर इस बादशाह का सबसे, मैं बोलूंगा कि ट्रस्टेड स्लेव है। और इसका इतना ट्रस्टेड स्लेव है कि इसने इसको मलिक काफूर को, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपनी ही सेना का सेनापति बना दिया था। और मलिक काफूर के कंधों पर ही जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई तुम साउथ इंडिया निकलो और साउथ इंडिया में जितने बादशाह दिखे सबको लूट मारो, सबको लूट कराओ भारत वापिस। और मलिक काफूर ने साउथ इंडिया की बैंड बजा दी थी। कहा जाता है इसने इतना लूटा साउथ इंडिया, मलिक काफूर ने। और इसी टाइम पर मलिक काफूर साउथ इंडिया के एक जगह, नाम है होयसला, वहां से लूट कर लाए थे डायमंड, कोहिनूर डायमंड। और इसी समय कोहिनूर हीरा पहली बार अलाउद्दीन खिलजी पर पहुंचा था। मलिक काफूर लूट के लाया था साउथ इंडिया से। किस राजा से कोहिनूर लूटा गया था ये भी एक बार लिख लेंगे। क्या हुआ, मैम नींद आ रही है? हाँ जी, हेडेक होने लग गया? जब आ रहे थे तब हो रहा था, अभी भी हुआ ना? मैं ही वजह हूं। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। हाँ ये तो है मैम, कुछ ज्यादा ही है। एक्चुअली हमको फर्क नहीं पड़ता ना, आप लोगों को स्क्रीन देखनी है। अच्छा, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक ट्रांसजेंडर
एक ट्रांसजेंडर स्लेव और स्लेव के साथ साथ मिलिट्री जनरल, मिलिट्री जनरल, सेनापति। नाम था इसका मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसको 1000 दिनारी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस इंसान ने इसको खरीद के दिया था वो केवल 1000 दिनार में ही लाया था इसको खरीद के। और इस आदमी ने क्या किया था? मलिक काफूर लूटेड कोहिनूर फ्रॉम राजा। राजा का नाम लिखवा दे रहा हूं, राजा रुद्र प्रताप। राजा नहीं, प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र ऑफ रांगल। रांगल आज की डेट में कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक के राजा प्रताप रुद्र से कोहिनूर डायमंड लूट के लाया और मलिक काफूर ने एज अ भेंट अलाउद्दीन खिलजी को वो दिया। कहा जाता है कि ये जो कोहिनूर था वो पहले रांगल में मंदिर था भद्रकाली का, मतलब माँ दुर्गा का। तो माँ दुर्गा की आंख में से निकाल के लाया था ये आदमी कोहिनूर डायमंड को। और इसलिए कोहिनूर के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है कि कोई भी जो कोहिनूर धारण करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। भाई कोहिनूर के लिए कहा जाता है कि कोहिनूर अगर किसी लड़के के पास रहता है तो उसका अंत हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी भी मारा गया। इसके बाद जिन जिन राजाओं ने कोहिनूर को धारण किया सब मरे हैं। जैसे ईरान से जो नादिर शाह अब्दाली कोहिनूर को लूटने आया था वो भी मरा। रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, उन्होंने तो अपने कंधे पे बांध लिया था हाथ पर, वो भी बहुत जल्दी मर गए। उसके बाद जब ये मतलब इतनी सारी इसके साथ मिथ जुड़ी हुई थी, तो जब ये हीरा ब्रिटेन गया, जब ब्रिटेन ने इसको लूटा और वापस अपने देश भेजा, तब इस वजह से आज ये हीरा जो है ये ब्रिटेन की महारानी पहनती है। राजा के थ्रोन में आपको ये हीरा नहीं दिखेगा, क्योंकि कोहिनूर के साथ जैसे मैंने बोला एक मिथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस मिथ की वजह से राजा इस कोहिनूर को नहीं पहनते हैं। मतलब बहुत ही करेक्टरलेस हीरा है, क्योंकि लड़कियों के साथ ठीक चल रहा है, ये लौंडे लपाड़ों को मार दे रहा है, लड़कियों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसे। इसलिए ब्रिटेन की महारानी अपने ताज में कोहिनूर को पहनती है। और कोहिनूर का जो एक्चुअल साइज है उसका 1/10 रह चुका है। ये मैं ये भी बता दूं, बहुत छोटा सा बचा है अब कोहिनूर, क्योंकि एक हीरा जो चमकता है वो TIR की वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसमें कट्स लगाए जाते हैं जिसको कैरेट बोलते हो ना आप। तो वो कट के चक्कर में काट दिया तुमने पूरा हीरा। तो जिस जिसको तराशने के लिए दिया उसने तराशते तराशते बड़ा सा कोहिनूर छोटा 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 करता रहेगा। इस वजह से कोहिनूर का एक्चुअल साइज आज बहुत छोटा है। और कोहिनूर से भी कई गुना बड़ा एक डायमंड है हैदराबाद की निजाम की फैमिली के पास, जो वो कभी शोकेस करते हैं म्यूजियम में। हैदराबाद का जो घर है निजाम की फैमिली का, वो म्यूजियम में, तो लोग देखने जाते हैं तो वहां पर लगा होता है वो डायमंड, जो इनको बेचना अलाउड नहीं है। भाई कर्नाटक में से 2 ही हीरे निकले हैं बस ऐसे, एक तो कोहिनूर हो गया और दूसरा निजाम की फैमिली के पास है। तो दोनों ही हीरे कर्नाटक में एक माइन है जिसको सोनर माइन बोलते हैं आप लोग, जो सोने के लिए बहुत फेमस है, कोयले के लिए बहुत फेमस है। उसी माइन से निकला है डायमंड जिसको कोहिनूर कहते हैं आप। तो ये हो गया जी पूरा की पूरा अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी मरा 1216 में। उसके बाद जैसे तैसे कर कर खिलजी डायनेस्टी और 3-4 साल तक आगे चलती है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। इसके आर्किटेक्चर लिख लो एक बार। कुतुब मीनार में घुसने से पहले आपको दरवाजा दिखेगा, अलाई दरवाजा। वो अलाई दरवाजा इसने बनवाया। कुतुब मीनार के बगल में एक मीनार है अलाई मीनार, अलाई मीनार इसने बनवाई। तो अलाई दरवाजा, अलाई मीनार। एक मस्जिद बनवाई जिस मस्जिद का नाम रखा इसने जमायत खाना, जमायत खाना मॉस्क, जमायत खाना, जमायत खाना मॉस्क, वो इस आदमी ने बनवाई। हौस खास, पूरा दिल्ली का हौस खास का एरिया इस आदमी ने बनवाया है। ये इल्तुतमिश है।
चलिए जी, तो आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा जो आने वाला है वो है अब तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि इल्तुतमिश क्या बोल रहा हूं मैं, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद ऑलमोस्ट खिलजी डायनेस्टी खत्म होने लग गई है। और खिलजी डायनेस्टी खत्म होती है पूरी पूरी 1320 में। और 1320 के बाद से शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी डायनेस्टी भी मानी जाती है। तो आइए बात करते हैं थर्ड डायनेस्टी की। तीसरी डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। सबसे पहले तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में बात कर लेते हैं। फाउंडर है ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक फाउंडर है। और 1320 1320 में इन्होंने सल्तनत बनाई और केवल 5 सालों तक ही राजा बन पाए। 1320 से 1325 तक ये आदमी राज करके गया। फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली काम जो इसने किया, इसने दिल्ली के पास में एक बहुत बड़ा किला बनवाया और उसी किले के नाम पर एक नगर भी बनवाया, एक सिटी भी बनवाई। दिल्ली के पास में आज ये सिटी फेमस है तुगलकाबाद नाम से। तुगलकाबाद में जो फोर्ट है वो तुगलकाबाद फोर्ट है और वो इस आदमी ने बनवाया है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पहला पॉइंट, ही बिल्ट अ न्यू फोर्ट एंड सिटी तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नामक इसने फोर्ट बनवाया, एक सिटी बनवाई। अमीर खुसरो इसके कोर्ट में भी रहता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो मर गया, अमीर खुसरो इसके कोर्ट में आ गया। और अमीर खुसरो ने इस राजा के लिए एक बुक लिखी है तुगलकनामा। तो अमीर खुसरो ने एक बुक कंपाइल करी है। नाम है बुक का तुगलकनामा। ये सिर्फ पोइट ही है, इसमें भी पोएम्स ही है। तुगलकनामा एक बुक कंपोज करी है अमीर खुसरो ने इस राजा के लिए, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद बात करते हैं जी, गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही राजा बना, इसने अपने नाम के आगे एक टाइटल जोड़ा। और इस्लाम में उस टाइटल को जोड़ने के पीछे हिस्ट्री ये बताई जाती है कि जो राजा अपने आप को प्योर इस्लामिक राजा मानते हैं, बिल्कुल कट्टर इस्लामिक, वही इस टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो टाइटल इस आदमी ने अडॉप्ट किया वो गाजी है। तो ही अडॉप्टेड अ टाइटल कॉल्ड गाजी। ही अडॉप्टेड अ टाइटल नेम्ड गाजी। बस इतना ही काम किया इसने 5 सालों में, और फिर उसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा, जो बहुत ही फेमस है, मोहम्मद बिन तुगलक। और तुम्हारे तो जुडिशरी में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया ये राजा, क्योंकि कभी कभार बहुत से जजेस को भी इस राजा से कंपेयर कर दिया जाता है कि सर आप तुगलक ना बनिए, तुगलक ना बनिए मतलब आप मोहम्मद बिन तुगलक ना बनिए, क्योंकि यही आदमी ऐसा है। सोचो ना, आज मैं 2024 में हूं, वो 2024 में होने के बाद मैं बातें करूं 3024 की, आज से 1000 साल बाद की बातें करूं और वैसी ही नीतियां भारत में शुरू कर दूं चलानी, जो 3024 में जो पॉलिसीज होंगी वही पॉलिसी मैं आज चलानी शुरू कर दूं, तो तुम लोगों को मैं पागल नहीं लगूंगा? तुमको लगूंगा ना कि भाई ये तो थोड़ा सा सटकीला इंसान है, समझ ही नहीं आ रहा इस आदमी को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही काम हुआ इस आदमी के साथ। पहले क्या होता था ना दोस्तों, पहले सोने के सिक्के सोने में ही चलते थे, क्योंकि पहले सिक्कों की वैल्यू नहीं होती थी, मेटल की वैल्यू होती थी जिसमें वो बनते थे। तो तांबे के सिक्के तांबे में चलते थे, चांदी के चांदी में चलते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के आते आते चांदी की हो जाती कमी, चांदी बहुत कम हो जाती है। तो चांदी की कमी की वजह से इस आदमी को यह लगा कि यार एक काम करता हूं मैं, चांदी के सिक्के, चांदी
सोने के सिक्के सब छोड़ो, अपन छापेंगे केवल और केवल तांबे के सिक्के, कॉपर कॉइन्स। कॉपर तो बहुत सारा है हमारे पास, और कॉपर के कॉइन के ऊपर मैं वैल्यू छाप दूंगा सिल्वर और गोल्ड के कॉइन के बराबर। भाई अगर एक चांदी का सिक्का, चलो सपोज करो 20 रुपए में चलता होगा आज के जमाने में, तो इसने तांबे का सिक्का छापा और तांबे के सिक्के के ऊपर 20 रुपए लिख दिया, तो अब वो सिक्का 20 का चलने लग गया, तो आपको सिल्वर के सिक्के छापने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब इस आदमी को लगा भाई साहब चीज तो बढ़िया इंट्रोड्यूस करी है इसने, बट ये भूल गया कि ये भारत में है। और हम लोग लॉ बनने से पहले ही सोचने लगते हैं कि इसको तोड़ा कैसे जाए। तो सिक्कों के ऊपर इसने कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं रखे कि काउंटरफीट करेंसी, रियल करेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से हम लोगों ने रात को, सुबह काम करते थे, रात को सिक्के छापते थे हम। तो सोचो हर किसी के पास तांबे के सिक्के अब भरपूर होने लग गए। अब किसी भी अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाए, लोगों के पास पैसा, और चीजें जो बची है मार्केट में वो इतनी है नहीं, पैसा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, तो उस इकोनॉमी में क्या होगा? नहीं होगा क्या? इफेक्ट बताओ ना। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं इसे? मैं बोलूं कि तुम जाओ मंडी और आलू चाहिए तुम्हें 30 किलो, पूरी मंडी में कुल मिलाकर भी आलू 15 किलो नहीं है, अब तुम 30 किलो आलू की जो दाम, हाँ तो उससे होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है सर, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। सोचो तो आपके पास 5 किलो आलू है और वो इंसान एक अभी भी आया, बोलता सर मुझे दे दो प्लीज, मुझे चाहिए आज, किसी के पास नहीं है, आपके पास है, जितना दाम मांगोगे उतना दूंगा। तो वो 30 रुपए किलो का आलू बढ़ाकर 300 भी कर सकता है ना। भाई तुम दाम देने वाले बनो ना। कोविड में यही तो हुआ, कोविड में जो लॉकडाउन लगा उसमें आटे की थैलियों के साथ यही तो हुआ, एमआरपी से ऊपर बिकी वो, क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा था आटा मिलेगा नहीं, तो मम्मी अभी खा लेते हैं बस, इसके बाद तो किसने देखा आटा? क्योंकि मोदी जी ने सब कुछ ही बंद करवा दिया, जबकि वो साफ साफ बोल रहा था कि आटा मिल बंद नहीं है, राशन की दुकानें बंद नहीं रहेंगी, राशन आपको भरपूर मिलेगा। बट ठीक है यार, पैनिक क्रिएट होते कितना टाइम लगता है। तो यही काम भाई मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में हुआ, जब सिक्के ज्यादा छपने लगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ी। अब इसने क्या काम किया, इसने बोला कि ये काम करते हैं भाई, मार्केट में जितने तांबे के सिक्के चल रहे हैं ना सबको रिप्लेस करके मैं चांदी का दे दूंगा तुम्हें, आज से तांबे बंद। अब तुम पहले रात रात में सिक्के छापते थे, अब तुमने सुबह भी छापने शुरू करे, क्योंकि सुल्तान बोल रहा है तांबे के सिक्के लाओ, चांदी ले जाओ, आज से तांबा बंद। और इस पागलपने में तुमने सुल्तान की 95% ट्रेजरी उड़ा दी, 95% पैसा खाली हो गया सुल्तान का, मोहम्मद बिन तुगलक का एक पागलपन वाला काम। ठीक है, अब इस आदमी ने क्या किया, पैसा तो तुम्हारे पास ही गया है, इसने 20% टैक्स को बढ़ाकर 80% कर दिया, 80% टैक्स, क्योंकि अब तुमसे वापस भी तो लेना है। तो ये इसका पागल पहला फेलियर काम था। इसका दूसरा फेल्ड स्टेप क्या था, इसको लगा यार कैपिटल ना, भारत की कैपिटल सेंटर में होनी चाहिए, जिससे हर जगह जाना आसान हो जाए। तो ये भाई उठाकर दिल्ली से कैपिटल दौलताबाद ले गया। दौलताबाद है साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में ग्राउंड वाटर होता नहीं है, क्योंकि भाई जो प्लेट्स हैं नीचे की साउथ इंडिया की वो बेसाल्टिक रॉक्स है, मतलब वॉल्केनिक रॉक्स है, वो वॉल्केनिक रॉक्स के नीचे आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिलता, जो अपना उत्तरी भारत में आप लोगों को बोरिंग करने के बाद मिल जाता है, साउथ इंडिया में ऐसा पंगा है नहीं। तो वहां पे सप्लाई का पानी चलता है ज्यादातर, जो सरकार जो नदियों से लेकर आती है। तो यहाँ पर अब दौलताबाद पहुंच तो गया ये, दौलताबाद पहुंचने के बाद इसको लगा कि भाई साहब यहाँ तो रूल करना और भी बहुत मुश्किल है, तो ये दिल्ली से दौलताबाद गया और कुछ समय के बाद दोबारा कैपिटल को दौलताबाद से दिल्ली ले गया। अब ये जो इसने भारत जोड़ो यात्रा करी उस समय, पहले तो दिल्ली से दौलताबाद आधा, फिर दौलताबाद से दिल्ली दूसरा, तो ये राहुल गांधी हो गया उस समय का। इस आदमी ने दिल्ली, आधी दिल्ली की जनता उड़ा दी इस चक्कर में आने जाने में। ये इसका दूसरा पागलों वाला स्टेप था। तीसरा, उस समय तो मंगोल के इन्वेजन से बहुत परेशान थे, इल्तुतमिश के बाद भारत पर मंगोल इन्वेजन होते ही जा रहे थे और हर एक सुल्तान मंगोलों से अच्छा खासा निपट रहा था। मंगोल जिससे दुनिया कांपती थी ना, भारत कभी नहीं कांपा। क्यों? क्योंकि भारत ने कभी मंगोलों को घुसने ही नहीं दिया भारत में, क्योंकि इंडिया आना भी आसान नहीं था ना, अफगानिस्तान की हिंदू कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करके आना पड़ता था।
और हिंदू कुश पर ये लोग सेना को बिठा देते थे अच्छे से। अब सभी लोग सोच रहे थे कि मंगोलों से खुद को कैसे बचाना है। इस आदमी का दिमाग देखो, इस आदमी ने सोचा व्हाई शुड मंगोल हैव ऑल द फन, भाई अपन मारते हैं मंगोलों को इस बार। इसने मंगोलों पर अटैक करने की रणनीति बनाई। अभी तक तुम बचने की रणनीति बना रहे थे सारे, इसने मंगोलों को ही ठोकने का सोच लिया। और इसकी वजह से इसने अपने सभी सोल्जर्स को 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। 1 साल की सैलरी एडवांस में, कि भैया एक साल तक युद्ध लड़ना पड़ेगा वहां पर, तो पैसा मत मांगना, पहले ही दे रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया। एक्सपीडिशन डिले हो गया, हुआ ही नहीं कभी, तो सैलरी बर्बाद। ये 3 पागलों वाले काम की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को क्रेजी रूलर, फेल्ड रूलर, क्या क्या कहा जाता है, बिना सोचे समझे काम करने वाला राजा, ये वो राजा। हाँ, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये आदमी बड़ा ही मस्त है। नहीं, ये गाजी नहीं है सर, गाजी तो पहले वाला है। यासुद्दीन तुगलक है मैम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं जी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। पहला भाई, इसके टाइम पर एक मोरक्को का इंसान, मतलब मोरक्को से यात्री घूमने भारत आया था, और उसका नाम था इब्न बतूता। हाँ मैम, गाना सुना है, इब्न बतूता बगल में जूता। हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग दिस टाइम एक मोरक्को से आने वाला यात्री, मोरक्कन ट्रेवलर, नाम है इसका इब्न बतूता, विजिटेड इंडिया। उस टाइम पर लोग यात्रा करने आते थे, दूर दूर से लोग भारत घूमने आते थे। उसके बाद बात करते हैं इब्न बतूता ने भारत में आकर कौन सी किताब लिखी। एक बार इसकी बुक का नाम, पहली बात तो अरेबिक में इसने बुक लिखी है, और किताब का नाम है इसका रेहला, किताब उल रेहला। इसने जो बुक लिखी है अरेबिक लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड रेहला। रेहला ये बुक है जो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, इन अरेबिक। बुक का नाम रेहला। इब्न बतूता से इतना इंप्रेस हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि फॉरनर आया ना, फॉरनर से तो अक्सर तुम हो ही जाते हो भाई, जबकि वो तुम्हारी तरह होगा बिल्कुल अपने देश में। बट तुम्हारे देश में वो क्योंकि फॉरनर है तो तुम्हें लगता है कि ये इंटेलिजेंट ही होगा, लगता है भाई। एक एक वो अपना क्या कहते हैं ना, एक मिथ जुड़ जाता है फॉरनर्स के साथ। तो इब्न बतूता को इस आदमी ने अपना एम्बेसडर बना दिया। एम्बेसडर का मतलब, सर अपन जॉब दे रहे हैं आपको भारत में, आप एक काम करो, इंडिया का एम्बेसडर बन के जाओ चाइना। तो इसने इब्न बतूता को चाइना भेज दिया एज इंडियन एम्बेसडर। तो इब्न बतूता was sent to China as Indian ambassador। मतलब अपने समय से बहुत आगे के बारे में सोचता था ये आदमी, इसलिए फेल मारा। तभी कहते हैं ज्यादा भी आगे की नहीं सोचनी चाहिए, अभी आज की सोचो ना। ये आज तुम्हारा जुडिशरी निकल रहा है, नहीं निकल रहा आज की डेट, तभी तो कल पढ़ोगे। अब तुम अपने आप को सोच के बैठो कि ये तो मेरे दादाजी का कोट मैं ही पहनूंगा, भाई मैं ही सभी लोगों की जिंदगी के साथ खेलूंगा। तो आगे चलते हैं। उसके बाद इसने एक सिटी बनाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिटी बनाई, सिटी का नाम था जहापना। ही बिल्ट अ सिटी, ये हटा दूं, ही बिल्ट अ सिटी जहापना। जी मैम। इसने जहापना नाम की एक सिटी बनाई। ही इज फेमस एज फेल्ड रूलर, ही इज फेमस एज क्रेजी, या कह लो फेल्ड, जो भी इस आदमी के बारे में लिख सको, क्योंकि इसने 3 काम करे, ए बी सी।
पहला काम जो इसने किया वो थी टोकन करेंसी ऑफ कॉपर। मैम क्रेजी या फेल रूलर? टोकन करेंसी ऑफ कॉपर। जो आज आप लोग सिक्के, जो आज आप लोग नोट यूज करते हैं वो टोकन करेंसी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है उतनी। जैसे आज आपके पास 500 का नोट है तो वो है तो कागज ही, उस पर आरबीआई हटा दो रबड़ से तो वो फिर कागज ही है, फिर वो 500 रुपये में नहीं चलेगा, क्योंकि वो टोकन है एक तरीके से। तो इसने टोकन करेंसी चलाई कॉपर की, जो फेल मारी। मैंने आपको जैसे कि बताया काउंटरफिट करेंसी बनने लगी। दूसरा काम इसने क्या किया? कैपिटल ट्रांसफर। और कैपिटल ट्रांसफर इसने कैसे करी? पहले तो लेके गया दिल्ली से दौलताबाद, और फिर दौलताबाद से दोबारा दिल्ली। ये कैपिटल ट्रांसफर मारी इसने 2 बार। और तीसरा काम इसने क्या किया? ही प्लान एन अटैक ओवर मंगोल्स। ही प्लान एन अटैक ओवर मंगोल्स। कोई नहीं करना चाह रहा, ये आदमी पता नहीं कहां से आ गया। 3 काम इस आदमी ने करे, तीनों ही फेल मारते हैं। इस वजह से आप इसको फेल रूलर, पता नहीं क्या क्या, बस गाली ही नहीं दी इसे, बाकी सब कुछ। हाँ, अच्छा एक गलती हो गई मेरे से, कॉपर नहीं करना, इसको ब्रॉन्ज कर देना। कॉपर करेंसी ब्रॉन्ज ने इंट्रोड्यूस करी थी इसने। ब्रॉन्ज एक एलॉय है कॉपर और टिन का, तो इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज टोकन, अपने टोकन करेंसी। और अगर पूछा जाए कि टोकन करेंसी के पीछे इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था, तो सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी। सिल्वर की शॉर्टेज की वजह से इसने ये काम किया था। बाद में इसने दोनों ही विड्रॉ किए। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसने एक अलग से, सोचो यार, एक आदमी उस समय लोगों को लोन दे रहा है, ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, किस्तें बांध रहा है अपने समय पे। बहुत आगे, पागल आदमी। लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा भाई पैसा एक बार लेते हैं, उसके बाद हम चक्कर हो जाते हैं। हर कोई विजय माल्या, तुम किस किस के पीछे भागते फिरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिटेल थोड़ी ना है। अगर इस पे नेट होता ना बेटा, ये इंटरनेट भी चलाता उस समय। इस आदमी ने बहुत कुछ किया। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, ही सेटअप अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने आमिर कोही। दीवाने आमिर कोही। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत लोगों को लोन दिया जाता था। अंडर दिस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल लोन्स यूज टू बी गिवन। और एग्रीकल्चरल लोन्स को कहा जाता था टक्कावी। एग्रीकल्चरल लोन्स को टक्कावी बोला जाता था उस समय। बुरी तरीके से ये पॉलिसी भी इस आदमी की फेल मार, जो काम करे वो फेल। फिर इसको बोला गया भाई तू कुछ मत कर। कहा जाता है इसके मरने के बाद इसी का कोड पॉइंट सोचो, जो इसके लिए लिखने के पैसे ले रहा है इसी से, इसी के मरने के बाद इसी के कोड पॉइंट ने एक लाइन लिखी, नाउ द डेलियाइट्स आर फ्री फ्रॉम द सोल ऑफ तुगलक एंड द सोल ऑफ तुगलक इज फ्री फ्रॉम डेलियाइट्स। मतलब दिल्ली वाले, कि अब भी दिल्ली वालों को तुगलक की आत्मा से और तुगलक की आत्मा को दिल्ली वालों से शांति मिली। जो कि एक आयरनी है, एक एक्चुअली सटायर मारा इसके ऊपर कि सर इतना परेशान किया हुआ था आपने, इतना। सोचो ना कि फालतू में एक दिन राजा को सपना आया कि भाई आज दिल्ली से दौलताबाद चल रहे हैं। मैंने भारत का मैप देखा है और अपन बहुत ऊपर है मेरे को लगता है सेंटर में आ जाते हैं। मस्त मजा आएगा, यहां भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ। इस आदमी को ये नहीं पता कि सर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ऐसे है। ये है नॉर्थ इंडिया नीचे, और साउथ इंडिया जनरली प्लेट्यू है, ऊंचा है आपसे। 600 से 900 मीटर ऊंचा है साउथ इंडिया। तो तुम यहां बैठे हो,
तुम यहां से इधर ही तो जा पाओगे भाई, क्योंकि बीच में तो दो माउंटेन्स हैं। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को डिवाइड करने वाले दो माउंटेन, एक का नाम विंध्या, दूसरे का नाम सतपुरा। नेशनल एंथम में भी पढ़ते हैं हम लोग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, वो है ये माउंटेन। क्या बार बार पार करिएगा माउंटेन्स को? सोचो, ये आदमी करवा रहा था। सोचो ना, तभी तो मैं इसको बोलता हूँ, ये उस जमाने का राहुल गांधी था। राहुल भारत जोड़ो यात्रा करी ना इसने। ये मेरे को तो लग रहा है भारत भारत जोड़ो यात्रा यहीं से निकली है। इसने शायद मेरी एक क्लास सुनी होगी, शायद सुनी होगी राहुल गांधी ने मेरी एक क्लास, इसको लगा कि यार ये करते हैं, ये तो सही पढ़ा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ लो सर, जैसे राहुल गांधी का मस्त है। इसने बोला हमारी सरकार आए तो मैं हर गरीब को 1-1 लाख रुपए। अभी अभी तो मैं समझाया मैंने अभी। अगर एक गरीब 1,000 रुपए के साथ गरीब है, क्यों? क्योंकि वो 500 रुपए की चीज नहीं खरीद पा रहा, उसको पूरे महीने का खर्चा चलाना है। अब तुम हर गरीब को अगर 1-1 लाख दे दोगे, मार्केट में पैसा बढ़ गया। अब वो 500 रुपए की चीज जो उसकी सैलरी का आधा थी, अब वो 500 की चीज 90,000 की हो जाएगी। बट पहले वो 1,000 रुपए के साथ गरीब था, आज आज वो 1 लाख के साथ भी गरीब ही है। तो ये है इसका रातों रात गरीबी हटाने का फॉर्मूला। ऐसा ना, एक एक मैडम ने किया, इससे पहले भी किया है ये किसी ने, ब्रिटेन की। अगर तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री याद हो तो ऋषि सुनक इस समय ब्रिटेन के पीएम है। ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन की एक महिला पीएम थी, नाम था लिज ट्रस। लिज ट्रस ने भी ब्रिटेन वासियों को टॉफी खिलाई थी कि महंगाई है ना, तो क्या दिक्कत है, अपन पैसा छाप के देंगे आपको, महंगाई की तो ऐसी तैसी कर देंगे, बिल्कुल टेंशन। और तब भी ऋषि सुनक ने पढ़ाया था कि मैडम पागलों वाली बातें कर रहे हो आप, अगर महंगाई को रोकना है तो सामान बढ़ाओ ना, सामान जो जो खरीदने योग्य सामान हो उसको बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओगे तो महंगाई और बढ़ेगी। और जब ये लिस्ट ट्रस्ट ने करके देखा, पैसा बढ़ाया, और जब महंगाई बिल्कुल रिकॉर्ड पार चली गई थी ब्रिटेन में महंगाई, तब ऋषि सुनक आए। तब इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, सभी सभी लोगों से पैसा वापस खींचा कि भाई फालतू पैसा मार्केट में होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो ये वाला काम कर रहे हैं इस समय ये। तो मैं हमेशा बोलता हूं, हिस्ट्री बोरिंग तब लगती है जब प्रेजेंट सिनेरियो से उसको जोड़ के ना देखा जाए। तो बिल्कुल इनकी आत्मा आई है, इस बार पुनर्जन्म हुआ है इनकी आत्मा। आगे चल रहे हैं। इसके बाद चल रहे हैं बेटा, इन्हीं के चाचा के लड़के, इनके कजन ब्रदर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तो टपक लिए, अब इनके कजन ब्रदर बैठे गद्दी पर। बेटा नहीं है इनका, कजन ब्रदर है, और नाम है इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, टाइम पीरियड इसका लिख लीजिए 1351 से 88। 1351 से 88। फिरोज शाह तुगलक की मदर एक हिंदू थी, बट फिरोज शाह तुगलक को मैं FST लिख रहा हूं, ठीक है जी। बट फिरोज शाह तुगलक वॉज एन इस्लामिक फैनेटिक किंग। ही वॉज एन इस्लामिक फैनेटिक किंग। फैनेटिक का मतलब होता कट्टर, इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता था। इस आदमी ने बोला जितने भी टैक्स अभी तक लगे हैं ना, सब हटा दो। अब आपको लगेगा कि मजा आ गया, अरे तो अच्छी बात कर रहा है। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, सारे टैक्स हटाऊंगा, और जो कुरान में टैक्स लिखे हैं केवल वही इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, तो ही रिमूव्ड ऑल टैक्सेस एंड इंट्रोड्यूस्ड 4 टैक्सेस अकॉर्डिंग टू कुरान। 4 टैक्सेस अकॉर्डिंग टू कुरान। और कौन कौन से 4 टैक्सेस ने इंट्रोड्यूस करे, पढ़ने लायक टैक्स है, इस पर क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। लिखवाना शुरू करूं जी। 4 टैक्स में पहला टैक्स था खजरज। खजरज क्या था? तो उस जमाने का, सपोज करो ये लैंड टैक्स था, जैसे आज हाउस टैक्स देते हो ना आप, ये उस समय का हाउस टैक्स समझ लो। सेकंड सेकंड इसने इंट्रोड्यूस किया खम्स।
थम्स क्या था? मतलब सपोज करो कि युद्ध में आप लोगों को वो साथ में लेकर गया कहीं पर और वो राजा हार गया जिसके खिलाफ इस राजा ने युद्ध किया। तो तुम हारने वाले राजा की संपत्ति वमत्ति सब कुछ अपना क्या कहते हैं उसको, अपना क्या कहते हैं उसको, हड़प लोगे, या जो आपके सोल्जर्स है वो आसपास के जो जनता के लोगों के पैसे हैं उसको भी लूट लेंगे। तो जो आप लोग युद्ध के दौरान जो पैसा लूट के लाओगे उस पैसे पर लगने वाला टैक्स, युद्ध के दौरान जो पैसा लूट के लाओगे उस पर लगने वाला टैक्स, तो इट वॉज अ टैक्स ऑन वॉर बूटी। वॉर बूटी का मतलब हो गया कि युद्ध के दौरान जो पैसा लूट के लाओगे उस पर टैक्स लगाया। उसके बाद तीसरा टैक्स जकात, यहां लिख दू थर्ड, थर्ड था जकात। जकात ये एक प्रकार का इनकम टैक्स हो गया, एक प्रकार का इनकम टैक्स हो गया जकात। और सबसे कंट्रोवर्शियल टैक्स जो इस आदमी ने भारत पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया वो था जजिया। ये शायद सुना होगा। जजिया टैक्स लगाया इसने हिंदूज पर, मतलब नॉन मुस्लिम्स पर, ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो इसने 4 तरीके के टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करे। इसके अलावा इसने एक टैक्स इंडिया में और इंट्रोड्यूस किया, ये 4 टैक्स तो कुरान में लिखे हैं। इसके बाद इसने एक टैक्स इंट्रोड्यूस और किया, वो था शर्ब। शर्ब कहते था ये इरिगेशन टैक्स को। तो ही इंट्रोड्यूस वन मोर टैक्स, टैक्स का नाम था शर्ब। शर्ब का मतलब है इरिगेशन टैक्स। इरिगेशन टैक्स। इसने और भी अच्छे अच्छे काम करे। इसने फ्री हॉस्पिटल खुलवाया, फ्री हॉस्पिटल फॉर पुअर। आप हमेशा देखते हो दवा के साथ दारू का इस्तेमाल होता है, दवा दारू सुना कभी? नहीं तो अरविंद केजरीवाल की स्पीच सुन लेना। इसने कोविड-19 के टाइम पे एक स्पीच दी थी कि मैंने आपका दवा दारू का इंतजाम कर दिया है। उसके बाद बोलता नहीं नहीं दवा नहीं दारू, सॉरी दारू नहीं दवा। तो समझ तो तभी आ गया था कि कुछ अल्कोहल के साथ ज्यादा ही लगाव है इस आदमी का। हाँ, एक के पे एक निकाली, टेंशन मत लो बस तुम पियो। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी ने एक पॉलिसी चलाई थी, हर घर जल, हर घर नल से जल, हर घर में टैप वाटर। इनको लगा सादा पानी अच्छा तो लगेगा नहीं। हर घर शराब, एक पर एक फ्री करो। सोचो यार, तुम ब्लिंकिट कर रहे हो, ब्लिंकिट जिसमें तुम सब्जी ऑर्डर कर रहे हो, दूध ऑर्डर कर रहे हो, फिर तुम अपने पापा से पूछो कौन सा वाला पियोगे रात को। अच्छा ये मंगा लेता हूँ, बाहर खड़ा हुआ अद्धा लेके तुम्हारे घर के बाहर कि सर आपकी बोतल आ गई। कैसी दिल्ली बना रहा था ये आदमी। सोचो यार, ऐसे अल्कोहल आप नहीं बेच सकते। एक पर एक हाल देखी थी, इतनी इतनी हालत तो मैंने कभी 500 1000 के नोटों के बाहर नहीं देखी जितनी ठेगों के बाहर लगी हुई थी। भाई गुड़गांव से भी सस्ती शराब हो गई थी ना, तो पहले तो लोग गुड़गांव लेने जाते थे, उनको लगा अब तो बगल से मिल रही है। हाँ, तो हमें पता नहीं ना, हमको तो लग रहा था ऐसे जैसे फ्री में बिक रही हो। तो फ्री हॉस्पिटल बनाया इसने पुअर्स के लिए, और फ्री हॉस्पिटल का नाम रखा दारुल शिफा। दवा दारू को एक साथ मिलाते हैं ना, बहुत सी कफ सिरप में अल्कोहल कंटेंट होता है। तो दारुल शिफा वॉज द फ्री हॉस्पिटल जो इस आदमी ने खोला पुअर के लिए, केवल पुअर के लिए। कभी आप अपने माँ बाप से पैसे मांगते हो तो अक्सर तुमने एक लाइन सुनोगी, खैरात में आए हैं क्या, जो तेरे को दे दूं। खैरात का मतलब सोचा कभी आपने? खैरात का मतलब होता है दान में दिया जाने वाला पैसा, उसको खैरात का पैसा बोलता है, जो पैसा आप अलग से निकाल के दान में देते हैं। तो इसने एक वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया, वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ पुअर, गरीबों का उद्धार का डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट को इसने बोला दीवाने खैरात। दीवाने खैरात। इसके साथ इसने गुलामों के वेलफेयर का भी एक डिपार्टमेंट बनाया,
डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ स्लेव्स। इस डिपार्टमेंट का नाम रखा दीवाने बंदगान। बंदगान का मतलब होता है बंदी बनाए जाने वाले लोगों के लिए कुछ बढ़िया किया इसने, दीवाने बंदगान। तो बहुत से डिपार्टमेंट इस आदमी ने बनाए। इस आदमी को जो टाउन्स है, शहर शहर बनाने का बहुत बहुत इसको वो था, शौक था। कहा जाता है जैसे जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ये सारे शहर इस आदमी ने बनाए हैं। इसने तकरीबन तकरीबन मैं आपको बता दूं तो इसने 300 सिटीज बनवाई हैं, 300 न्यू सिटीज। He built 300 न्यू सिटीज। और 300 नए शहरों में से कुछ के नाम बता दूं। इलाहाबाद के पास जौनपुर इस आदमी ने बनाया, हरियाणा का हिसार इस आदमी ने बनाया, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो इस आदमी ने बनवाए। इसके बाद अशोक, अशोक के पिलर्स, हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा था ये। अशोक के पिलर्स इसको पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे, और अशोक का एक भी पिलर दिल्ली में नहीं था। तो इस आदमी ने 2 अशोकन पिलर्स को दिल्ली के बाहर से उखड़वाया और उसको दिल्ली में लगवाया। आपके ना बुक्स में भी लिखे होंगे, जब मैं नोट्स डिक्टेट कर रहा था एंशिएंट इंडिया में, आप तो खैर लेट आए थोड़े से, आपको मैं नोट्स दिलवा दूंगा अभी। तो मौर्यन एम्परर अशोक ने 7 पिलर करवाए थे भारत में, सातों के नाम लिखवाए हैं मैंने। उसमें से 2 पिलर के नाम मैंने लिखवाए हैं, दिल्ली मेरठ, दिल्ली तोपरा। जिसमें जो मेरठ जगह है ये यूपी में है, तोपरा जगह हरियाणा में है। तो अब इसको दिल्ली तोपरा, दिल्ली मेरठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओरिजिनली मेरठ में था, तो इसको दिल्ली लाया गया। तो दिस एम्परर कौन? फिरोज शाह तुगलक। ही ब्रॉट 2 अशोकन पिलर्स टू दिल्ली। ये अशोक 2 अशोकन पिलर्स को दिल्ली में लाया। इसमें एक तो लगा हुआ है फिरोजशाह कोटला फोर्ट में, स्टेडियम के बाहर फिरोजशाह कोटला फोर्ट भी है। फिरोजशाह कोटला फोर्ट में लगा हुआ एक पिलर, और जो दूसरा पिलर है ये दिल्ली रिज में लगा हुआ है, दिल्ली ये विश्वविद्यालय के बाहर का जो पार्क है। तो एक पिलर है दिल्ली तोपरा, मतलब पहले ही तोपरा में था फिर दिल्ली में आया, और दूसरा पिलर लेकर आया ये दिल्ली हाइफन मेरठ। पहले ये पिलर मेरठ में था, इसको फिर दिल्ली में लाया गया। तो ये तकरीबन 2 पिलर्स को दिल्ली में लाया। आगे चलें जी। मेरे हिसाब से इसके अलावा इसने और कुछ किया है। अच्छा एक काम और कर लो जी। आजकल आपने पीडब्ल्यूडी देखी होगी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो जो सड़क बनवाना, नदी नाले साफ, स्ट्रीट लाइट, ये सब पी अपने डब्ल्यूडी करती है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की भारत में स्थापना इसने करी। हालांकि मॉडर्न पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं कह रहा, वो तो अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ है। बट हाँ, एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत इस आदमी ने कर दी थी। तो ही लेड अ डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक वर्क। ही लेड अ डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक वर्क। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद क्या हुआ वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो मंगोल्स आ ही नहीं पा रहे भारत में, कोई मंगोल भारत में नहीं आया। कहा जाता है 1388 में फिरोज शाह तुगलक जैसे ही मरा तो एक मंगोल है तिमुर, सुना कभी तिमुर? इसको तैमूर भी बोलते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में तो तिमुर है ये। तो तैमूर या तिमुर नाम से एक मंगोली इंडिया को लूटने आया था 1388 के बाद, इसके मरने के बाद। क्योंकि इस आदमी के मरने के बाद तो कोई स्ट्रांग लीडर कभी इंडिया में आया ही नहीं ना। इस वजह से मंगोल्स का अब भारत लूटना आसान हो गया था। 15 दिनों तक इस तैमूर के बच्चे ने भारत को लूट के रखा। तैमूर एक मंगोली था, इज नॉट द सन ऑफ सैफ अली खान। इन्होंने भी अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। मुझे लगता है इतिहास पढ़ते नहीं है ये लोग।
कभी कभी। हाँ ये भी कह सकते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी बोलिए। नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए। ठीक है जी, हो गया। तो इसके बाद बात की बात बाद में करेंगे। कहा जाता है इसका बेटा था नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन? नसीरुद्दीन मोहम्मद। जब उसको लगा पता कि तैमूर आ रहा है, भाई साहब ये दिल्ली छोड़ के बंगाल गया। बंगाल से चला रहा दिल्ली सल्तनत, और यहां पे तैमूर दिल्ली लूट रहा है। मैं क्या ही बोलूं उस आदमी के बारे में। 1412 तक जैसे तैसे करके ये जिया। मोहम्मद बिन तुगलक का ये समझ लो कि पूत है, जो चलाता है दिल्ली सल्तनत। 1414 तक चलती है तुगलक डायनेस्टी, जबकि तुगलक डायनेस्टी असल में खत्म तो 1388 में ही हो गई थी। भाई फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद कोई बचा ही नहीं ना। तो और उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद और लोधी डायनेस्टी दो बची है, थोड़ी थोड़ी है, ये तो ज्यादा बड़ी है भी नहीं। हाँ, तो इसके बाद अपन शुरू करेंगे अपना मुगल्स। मुगल्स में आप लोग 6-7 बादशाह पढ़ेंगे मेरे साथ, फिर मैं भक्ति सूफी मूवमेंट, और फिर टेस्ट होगा आपका। ठीक है। अच्छा, इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं। जिस समय ऊपर जो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रही है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पूरे इंडिया में कभी नहीं चली, उस समय साउथ इंडिया में दो एम्पायर्स और बन रहे थे। देखिए ये दोनों एम्पायर दिल्ली सल्तनत के कंटेम्पररी है, तो इसको दिल्ली सल्तनत के बाद पढ़ेंगे, मुगल से पहले। इसमें एक विजयनगर है और दूसरा बहमनी किंगडम। विजयनगर किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप राजा कृष्णदेव राय पढ़ते हो। और बहमनी किंगडम साउथ इंडिया का पहला मुस्लिम डायनेस्टी है। भाई आज तक कभी साउथ इंडिया में मुस्लिम डायनेस्टी ने रूल नहीं किया। वैसे इंडिया की पहली मुस्लिम डायनेस्टी पूछेंगे तो स्लेव डायनेस्टी, और अगर साउथ इंडिया की पहली पूछेंगे तो बहमनी डायनेस्टी। और बहमनी किंगडम दिल्ली सल्तनत का कंटेम्पररी है। तो मैप बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद अपन ये दोनों डायनेस्टीज कवर करेंगे। ठीक है जी। सर नेक्स्ट क्लास में मिडिवल इंडिया को ऑलमोस्ट 40% तो कवर हो जाएगा, थोड़ा ही बचाएगा। उसके बाद मॉडर्न शुरू करूंगा। मॉडर्न के बाद फिर ज्योग्राफी आएगी। बाकी सब तो छोटे छोटे सब्जेक्ट है। इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री ही सबसे बड़ा है। अच्छा, आपको इंडियन पॉलिटी कौन पढ़ा रहा है? इंडियन पॉलिटी, जनरल पॉलिटी। मैं वो नहीं कह रहा हूं, जो वो है कॉम्पिटेटिव पॉलिटी, अगर कोई नहीं पढ़ा रहा तो मैं ही पढ़ाऊंगा शायद। ठीक है। वैसे जो आप लोगों की वैसी पॉल साइंस है, आर्टिकल वाइज पॉलिटी जो पढ़ते हो आप, सिंगल्स की बुक आती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं केवल जनरल पॉलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है जी।